फ्रांस के एवियन में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन पर इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस के एवियन शहर पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर में G7 शिखर सम्मेलन की होगी शुरुआत। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति ने विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। पीएम मोदी बतौर अतिथि देश 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। G7 दुनिया के 7 सबसे उन्नत औद्योगिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा ये तमाम देश शामिल हैं। G7 के मंच पर भारत की मौजूदगी नई वैश्विक व्यवस्था को दर्शाती है। इस वर्ष का एजेंडा भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ऐसे विषय शामिल हैं जिनमें भारत आज एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। पीएम मोदी आज सम्मेलन से इतर कई अहम द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। G7 पर हर अपडेट के लिए फ्रांस के एवियन से जुड़ेंगे हमारे साथी संवाददाता, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी मुकुल। शुक्रिया ऋतु। और खासतौर पर जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक भूमिका लगातार सशक्त हुई है। विशेष रूप से G7 सदस्य देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में एक नई ऊर्जा जो है नजर आती है। आज भी कई अहम बैठक होंगी द्विपक्षीय संबंधों में, जिसके चलते देखेंगे कैसे और मजबूती आएगी। लेकिन इसके साथ व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक शासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत और G7 देशों के बीच सहयोग का दायरा व्यापक हुआ है। लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक साझेदारी और वैश्विक चुनौतियों के समाधान के प्रति साझा प्रतिबद्धता ने इस संबंध को और मजबूत बनाया है। भारत वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में हमने देखा है किस तरीके से उभरता हुआ नजर आया। लेकिन ऐसे में और क्या कुछ विशेष G7 में होगा, इस पर पूरी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम भारत और G7 साझा हित और साझा भविष्य की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए फ्रांस के एवियन पहुंचे। पीएम मोदी ने एवियन पहुंचने पर कहा कि विश्व के नेताओं से मुलाकात करने और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने की प्रतीक्षा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत एक अधिक टिकाऊ, समृद्ध और बेहतर विश्व के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। समिट के दौरान पीएम मोदी G7 नेताओं के साथ साथ आमंत्रित सहयोगी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। और फ्रांस के खूबसूरत झील किनारे बसे एवियन शहर में 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता वैश्विक चुनौतियों पर मंथन के लिए एक मंच पर जुड़ रहे हैं। सुरक्षा, कूटनीति और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच ये सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया कई मोर्चों पर दबाव झेल रही है। यूक्रेन युद्ध से लेकर पश्चिम एशिया में तनाव, ऊर्जा संकट और तेजी से बदलती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया तक G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस बार फ्रांस कर रहा है और इसकी कमान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के हाथों में है। सम्मेलन में G7 सदस्य देशों के साथ साथ कई आमंत्रित साझेदार देशों को भी शामिल किया गया है, जिससे इसका दायरा पहले से कहीं और ज़्यादा व्यापक और वैश्विक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा हमने आपको बताया, एवियन पहुंच चुके हैं और वे इस मंच पर लगातार 7वीं बार भारत की भागीदारी दर्ज करा रहे हैं। भारत की भूमिका को इस बार इसलिए काफ़ी खास माना जा रहा है क्योंकि वैश्विक सप्लाई चेन, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर नई दिल्ली को अगर देखें तो एक अहम आवाज़ के रूप में देखा जा रहा है। पीएम मोदी यहां विभिन्न सत्रों में हिस्सा लेंगे, जिनमें नई साझेदारियों का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण, साझा और सतत आर्थिक विकास और सुरक्षित व प्रभावी AI विस्तार जैसे विषय शामिल हैं। सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा, ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता, AI के नियमन और युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में शांति प्रयास जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं इस समय इन दृश्यों में G7 के शिखर सम्मेलन की अब से और थोड़ी देर में शुरुआत हो रही है। तमाम विश्व के सभी नेता G7 के इस सम्मेलन के सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस समय फ्रांस के एवियन में मौजूद हैं।
बिल्कुल, अगर बात की जाए कि यहाँ पर जो वैश्विक नेताओं का जमावड़ा नजर आता है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जर्मनी के चांसलर हैं वो भी यहाँ शामिल हैं। इसके अलावा ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन, साथ ही यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। आपको बता दें, इसके साथ ही अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ की जो यात्रा है, उनका आगमन जो हमने बताया आपको हो चुका है। कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक जो हैं वो भी होंगी। वे कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे, इसके बाद ब्रिटेन और फिर संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं से अलग अलग मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में व्यापार, निवेश, तकनीक, ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी विषयों पर फोकस रहने की उम्मीद है। दिन का समापन आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन द्वारा आयोजित एक विशेष गाला डिनर से होगा, जहां दुनिया भर के नेता औपचारिक मंच से हटकर अनौपचारिक बातचीत करेंगे। और यही वो अवसर माना जा रहा है कि जहां पर कई अहम कूटनीतिक संकेत और समीकरण भी आकार लेते हैं। और जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अब से और थोड़ी ही देर में जी7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत होगी। फ्रांस के लियोन शहर में 52वें जी7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। दुनिया की 7 मजबूत विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले इस समूह की शुरुआत 1975 में हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को 2019 से लगातार गेस्ट या आउटरीच पार्टनर के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। आखिर जी7 का पूरा इतिहास क्या है और भारत की इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भूमिका क्यों अहम हो जाती है, देखिए इस खास रिपोर्ट। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र से इतर कई अन्य बहुपक्षीय मंच हैं, जहां दुनिया की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा होती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार इन मंचों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए भारत समेत विकासशील दुनिया की समस्याओं को उठाता रहा है। ऐसा ही एक प्रभावशाली मंच है G7 यानी ग्रुप ऑफ 7। ये दुनिया की 7 बड़ी विकसित और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल हैं। इस समूह की शुरुआत 1975 में हुई थी। उस समय दुनिया तेल संकट, महंगाई और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रही थी। तब इन संकटों से निपटने के लिए फ्रांस की पहल पर अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, इटली और जापान के नेताओं की बैठक हुई। फिर अगले साल 1976 में कनाडा भी इस ग्रुप में शामिल हो गया और इस तरह G7 की नींव पड़ी। 1997 से लेकर 2013 के बीच इस समूह में रूस के शामिल होने से ये G8 हो गया था। हालांकि 2014 में क्रीमिया में रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस इस समूह का हिस्सा नहीं है। हालांकि G7 एक अनौपचारिक समूह है, लेकिन यहाँ लिए गए फैसले वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को 2019 से लगातार G7 शिखर सम्मेलन में गेस्ट या आउटरीच पार्टनर के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत समेत ग्लोबल साउथ से जुड़े जरूरी मुद्दों को प्राथमिकता के साथ आवाज दी है। दुनिया की करीब 10% जनसंख्या के साथ G7 देशों की जीडीपी IMF के मुताबिक करीब $55 ट्रिलियन है। हर साल एक सदस्य देश G7 की अध्यक्षता संभालता है, जो उस वर्ष के शिखर सम्मेलन के एजेंडे और प्राथमिकताओं को तय करता है। यहाँ आम सहमति से निर्णय लिए जाते हैं। हालांकि कोई औपचारिक संस्था नहीं होने के चलते यहाँ लिए गए फैसले बाध्यकारी नहीं होते। चूंकि G7 देश वैश्विक व्यापार और वित्तीय प्रणाली में बेहद अहम किरदार निभाते हैं, इसलिए यहाँ लिए गए निर्णयों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। 2008 के वित्तीय संकट और रूस यूक्रेन संघर्ष जैसी वैश्विक घटनाओं में G7 देशों ने समन्वित वित्तीय नीतियों और आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए समय समय पर अपनी ताकत दिखाई है। 2019 में फ्रांस की अध्यक्षता में G7 में पीएम मोदी की मौजूदगी के बाद से भारत लगातार हर साल गेस्ट या आउटरीच पार्टनर के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहा है। इससे साफ है कि दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाएं भारत को वैश्विक स्तर पर लिए जा रहे बड़े फैसलों में एक भागीदार के तौर पर देखती हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने इस मंच का इस्तेमाल विकासशील देशों के जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और ऊर्जा सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों को उठाने में किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और फ्रांस ने अपनी G7 अध्यक्षता का मुख्य विषय वैश्विक व्यापक आर्थिक असंतुलन यानी ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस रखा है। इसके अंतर्गत चर्चा के मुख्य मुद्दे हो सकते हैं व्यापारिक तनाव और संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म, आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन की मजबूती, चीन की विनिर्माण क्षमता और उसके प्रभाव और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में निवेश और विकास की चुनौतियां। और इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द भारत की भूमिका अहम हो जाती है। भारत की भागीदारी और भूमिका किस तरह अहम है G7 के इस मंच पर, इसके लिए आइए सीधे रुख करेंगे अपने साथी मुकुल का। जी बिल्कुल, जब हम बात कर रहे हैं भारत की भूमिका की, और क्योंकि वैश्विक ऐसे कई अहम मुद्दे हैं जिनके लिए समाधान की जब बात की जाती है तो भारत की तरफ सबकी निगाह मुड़ जाती है। और भारत की जब हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए, उनके नेतृत्व में किस तरीके से उनका G7 का जो सफ़र रहा है, आइए उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। किस तरीके से उनके नेतृत्व में अगर देखा जाए तो जो तमाम G7 देश हैं उनके साथ कहीं ना कहीं भारत के जो संबंध हैं वो मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं। द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं और ये एक बड़ी वजह है कि कैसे लगातार जो द्विपक्षीय संबंध हैं तमाम G7 देशों के साथ हम यहाँ मजबूत होता हुआ देख रहे हैं। क्योंकि अगर जब हम बात करते हैं किस तरीके से, अगर 2025 यानी हम पिछले वर्ष की भी बात करें तो यहाँ हमने देखा था किस तरीके से कनाडा में इसका आयोजन हुआ था। ऊर्जा सुरक्षा की बात की जाए, AI गवर्नेंस की बात की जाए, उस पर एक फोकस कहीं ना कहीं हमने देखा था, नज़र आता था। और प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को वहाँ भी मजबूती से उठाया था। इसके साथ साथ AI और डीपफेक की अगर बात की जाए, उनके जो खतरे हैं उसको लेकर भी वैश्विक नियमों की उन्होंने मांग की थी। और साथ ही इससे पिछले वर्ष की भी अगर बात कर ली जाए यानी 2024 की भी हम बात करें तो वहाँ हमने देखा था इटली में जिसका आयोजन हुआ, AI फॉर ऑल विजन से समावेशी विकास का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर हमने देखा था किस तरीके से दिया। और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसके साथ साथ यूक्रेन संघर्ष पर कूटनीति और संवाद द्वारा समाधान का आह्वान जो है वो यहाँ पर किया गया था। और इसके साथ ही जब हम बात करते हैं कि कैसे ही तमाम पहलुओं पर सबका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश जो है वो हमने देखी थी। इसके साथ ही G7 2023 की बात की जाए जो कि हिरोशिमा में था, तो हमने देखा था UN और वैश्विक संस्थाओं में सुधार की जो वकालत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। और उसके बाद लगभग हर वैश्विक मंच पर इस बात को प्रमुखता के साथ उठाया गया था। प्रधानमंत्री ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा हेतु मिलेट्स पर भी जोर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स जो ईयर है वो हमने देखा था किस तरीके से हुआ था, क्योंकि हम ना सिर्फ खाद्य सुरक्षा, खाद्य पोषण की जब हम बात करते हैं, पोषण सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। 2022 की अगर बात की जाए, जर्मनी में जो आयोजित हुआ था, प्रधानमंत्री ने ऊर्जा समानता पर यहाँ पर बल दिया था। और आज के परिप्रेक्ष्य में ये उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज ऊर्जा सुरक्षा की लगातार हम बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने जलवायु न्याय को वैश्विक एजेंडा बनाने पर जोर दिया था। और पूरा विश्व जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की इस बात से सहमत हमें यहाँ पर नजर आया था, क्योंकि आज पूरा विश्व जो है कहीं ना कहीं उसके सामने जलवायु परिवर्तन की जो चुनौती है वो नजर आती है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इसका जिक्र यहाँ पर किया था। 2021 की अगर बात की जाए, ब्रिटेन में G7 जब हुआ था तो प्रधानमंत्री ने वन अर्थ और वन हेल्थ का संदेश दिया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम देखते हैं कोविड के बाद जो स्थिति सबके सामने आई थी और साथ ही कोविन और डिजिटल पब्लिक गुड साझा करने की जो पेशकश है वो प्रधानमंत्री ने सबके साथ ने यहाँ पर की थी। किस तरीके से एक बेहतर साझा अगर पेशकश उन्होंने की थी कोविन को लेकर भी। और वहीं जब हम देखते हैं साइबर सुरक्षा और लोकतंत्र की रक्षा पर वैश्विक सहयोग की मांग की थी। आज के समय में भी अगर देखा जाए साइबर सुरक्षा को लेकर हर एक देश जो है वो अलग अलग कदम उठाता हुआ नजर आता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने करीब 2021 की अगर बात की जाए अपने संदेश में ये बात जो है वहाँ पर कही थी। और हम 2019 की अगर बात करते हैं, कोविड से पहले की अगर बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर सक्रिय भागीदारी, भारत सिर्फ अपने विकास तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक विकास की बात करता है। और उसी के चलते हमने देखा था कैसे सतत विकास पर एक फोकस जो है वो प्रधानमंत्री का नजर आया था और उसमें सबकी सक्रिय भागीदारी की प्रधानमंत्री ने वकालत यहाँ पर की थी। साथ ही प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और वैश्विक एकजुटता की मांग की थी। और लगातार अगर देखा जाए तो भारत इस मुद्दे पर आज भी कायम है और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हो या किसी भी मंच पर जब भी हमने देखा है प्रधानमंत्री को जब अक्सर हम सुनते हैं तो इस बात का वो ज़रूर जिक्र करते हैं कि भारत शांति प्रिय देश है और आतंकवाद का कोई भी प्रारूप हो हम उसकी निंदा करते हैं। तो ये तो बात रही प्रधानमंत्री की किस तरीके से उनका G7 का सफर रहा। आइए वापस लौटते हैं ऋतु के पास। और जिस तरह से मुकुल ने भी बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वैश्विक कूटनीति के केंद्र में है। फ्रांस के एवियोन में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भारत सिर्फ एक आमंत्रित देश नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की सशक्त आवाज बनकर पहुंचा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के विशेष निमंत्रण पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतें अब भारत के बिना वैश्विक चुनौतियों का समाधान नहीं खोज सकती। फ्रांस में एवियोन से संवाददाता अजय मिश्र की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
जब दुनिया के 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह यानी G7 बैठक करता है तो भारत उसका सदस्य नहीं होने के बावजूद चर्चा के केंद्र में दिखाई देता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें 2019 से लगातार G7 शिखर सम्मेलनों में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2026 के साथ प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं G7 की भागीदारी होगी। यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। खुद G7 की चर्चा से जुड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि G7 के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी वैश्विक समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगाती है। This G7 summit will be followed undoubtedly by other meetings across the year. But we are also in a context where the UN is being renewed and where tensions all across the globe are important. Hence, development is about the people, development is also about peace, development is also about security, and all those questions are extremely important. And last but not least, the cooperation between G7 and other countries, especially the BRICS presidency of India, is of tantamount importance to help solve very complex equations, but also to help build and renew enduring cooperation in the world. 2019 में बियारित्ज सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग और जलवायु परिवर्तन पर भारत के प्रयासों को प्रमुखता से रखा। साल 2020 में कोविड महामारी की वजह से वर्चुअल माध्यम से G7 की बैठक में चर्चा की गई। इसके बाद 2021 में कार्डवाल सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड महामारी से निपटने, वैक्सीन सहयोग और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर दिया। साल 2022 में जर्मनी के अल्माउ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत ने संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने की वकालत की। 2023 में जापान के हिरोशिमा सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रमुखता दी। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों की चिंताओं को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में उचित स्थान मिलना चाहिए। इसी सम्मेलन के दौरान क्वाड देशों की बैठक भी हुई और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। साल 2024 में इटली के अपुलिया सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक प्रमुख विषय था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तकनीक पर कुछ देशों या कंपनियों का एक अधिकार नहीं होना चाहिए और AI को मानवता के हित में उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने समावेशी और जिम्मेदार AI की आवश्यकता पर बल दिया। साल 2025 में कनाडा के G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक सुरक्षा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहयोग जैसे मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। अब 2026 में फ्रांस की अध्यक्षता वाले G7 सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, AI गवर्नेंस, व्यापार, निवेश और भू राजनीतिक तनाव प्रमुख मुद्दे हैं। फ्रांस ने भारत को न केवल सम्मेलन में बल्कि उसकी तैयारियों में भी सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है। G7 शिखर सम्मेलन के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश देते आए हैं। चाहे ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करना हो, तकनीक के लोकतांत्रिकरण पर बढ़ावा देना हो या फिर समावेशी विकास पर जोर, प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि 21वीं सदी की समस्याओं का समाधान केवल विकसित देश मिलकर नहीं कर सकते, विकासशील देशों को एक साथ लेकर के चलना होगा। G7 शिखर सम्मेलनों के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस बात को दिखाती है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक एजेंडा तय करने में भी उसकी बड़ी भूमिका है। फ्रांस के एवियन शहर से अजय मिश्र, DD न्यूज़। और फ्रांस के एवियन में आज G7 शिखर सम्मेलन का अहम दिन है। दुनिया जब युद्ध, व्यापारिक तनाव, ऊर्जा सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, तब भारत एक प्रमुख वैश्विक आवाज के रूप में उभर कर सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 नेताओं के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकों में चर्चा करेंगे, जहां ग्लोबल साउथ की चिंताओं से लेकर तकनीक, निवेश, सतत विकास तक के तमाम मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण केंद्र में रहेगा। G7 के मंच पर आज क्या है खास, बता रहे हैं एवियन से हमारे संवाददाता अजय मिश्र। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम हैं फ्रांस के बहुत ही खूबसूरत शहर एवियन में, जहां पर G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। आज का दिन बहुत ही खास है। आज जो पहला वर्किंग सेशन है G7 में, वो है यूक्रेन क्राइसिस पर, उसमें यूरोप की क्या भूमिका हो सकती है। उसके बाद जो दूसरा सेशन है वो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस को लेकर के होने जा रहा है और किस तरह से वहाँ पर जो ऊर्जा सुरक्षा की इस वक्त जो दिक्कतें आ रही हैं उनका समाधान ढूंढने की कोशिश की जाएगी।
आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जो G7 के कंट्रीज़ हैं और जो वर्किंग पार्टनर्स हैं उनके साथ में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और वहाँ पर कुछ स्टेटमेंट भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउटरीच सेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुँच रहे हैं और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है भारत के लिहाज से, क्योंकि जो सेशन रखा गया है पार्टनर कंट्रीज़ के साथ में, जिसमें भारत, केन्या, साउथ कोरिया और ब्राज़ील 4 देश शामिल हैं। सबसे बड़ी बात कि पार्टनर कंट्रीज़ में सबसे पहले प्रेसिडेंट मैक्रो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे। उसके बाद जो जॉइंट सेशन है, वर्किंग सेशन, उसका नाम रखा गया फॉर्जिंग न्यू पार्टनरशिप एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडरिटी। स्पष्ट तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो इस वक्त भू राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट की बात करें या फिर यूक्रेन क्राइसिस की बात करें, इन सभी पे किस तरह से ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के, खाद्य सुरक्षा को लेकर के, फर्टिलाइजर्स की जो कीमतें बढ़ रही हैं उसको लेकर के चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात कर सकते हैं और भारत का पक्ष रख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बायलैटरल्स आज करने वाले हैं। सबसे पहले कनाडा के साथ में बायलैटरल होगा और जैसा कि आपको पता है कि 2025 के बाद जो राजनयिक रिश्ते हैं भारत और कनाडा के, वो सुधरने शुरू हुए और ये जो मुलाकात होने वाली है भारत और कनाडा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि अब हम दोनों ही कंट्री कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए बात करना शुरू कर चुके हैं। दूसरा जो बायलैटरल है वो है यूके के साथ। आपको पता है कि हम FTA पर काम कर चुके हैं। इफेक्टिव कब होगा, क्या 2026 के अंत तक इसे इफेक्टिव माना जाएगा या फिर 2027 की शुरुआत में इसका असर पड़ेगा? और जो अभी हाल ही में स्टील पर ड्यूटी लगाई है ब्रिटेन ने, उसका क्या कुछ असर पड़ेगा? हो सकता है द्विपक्षीय वार्ता के दौरान इस मुद्दे पर भी बातचीत हो। UAE हमारा बहुत ही विश्वसनीय पार्टनर मिडिल ईस्ट में, उसके साथ जो तीसरा बायलैटरल है उस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी, क्योंकि दोनों ही नेताओं की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो देखते ही बनती है। तो 3 बायलैटरल्स और वर्किंग सेशन में आज प्रधानमंत्री के संबोधन पर हम सभी की निगाहें रहेंगी। फ्रांस कोशिश कर रहा है कि कंसेंसस बनाया जाए, लेकिन ये तय है कि फ्रांस की ओर से कोई ऑफिशियल कम्युनिके जारी नहीं किया जाएगा G20 की तर्ज पर। G7 में कोई कम्युनिके नहीं आएगा। हो सकता है एक जॉइंट स्टेटमेंट लीडर्स की तरफ से आए। तो हम सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज आधिकारिक तौर पर सभी का स्वागत करने का दिन है और कल के सेशंस के बाद हमें पता चलेगा कि G7 के इस बड़े मन से क्या कुछ निकला है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, एवियन, फ्रांस। तो हमारे संवाददाता अजय मिश्र जो बता रहे थे किस तरीके से क्या कुछ खास G7 में रहने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे और अजय भी हमारे साथ आके जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले गुरजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी, कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे DD न्यूज़ पे विशेष कार्यक्रम में। गुरजीत सिंह जी, पहले आपसे समझना चाहूँगा, भारत की जो बढ़ती भूमिका है, लगातार ना सिर्फ लोकप्रियता हासिल भारत कर रहा है, बल्कि अगर देखा जाए तो अब भारत की बात को सुना जाता है। G7 जैसे मंच की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार एक जुड़ाव जो है वो हम वहाँ देखते आए हैं। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो कितना अहम और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? इस समय जैसे आपने बताया, संसार संकट में है और संकट कई प्रकार के। इसमें जो भी नेता कोई संसार के हित में बात करे उसकी आवाज जरूर सुनी जाएगी। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी केवल भारत की ही नहीं लेकिन पूरे विकासशील जगत की बात आगे रख रहे हैं। और तीसरी बात है कि जो G7 के 4 नेता हैं, जापान, जर्मनी, कनाडा और यूके, वो तो पहली बार ही G7 सम्मेलन में आ रहे हैं। 3 लोग पुराने हैं, प्रेसिडेंट मैक्रो, प्रेसिडेंट ट्रंप और अब उसमें यह है कि प्रेसिडेंट मैक्रो भी अब लास्ट टाइम है, तो आगे तो होंगे नहीं, तो कंटिन्यूटी तो प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं G7 में, और जो डेवलपमेंट एजेंडा है वो ही उनके सामने आता है। और उसमें भारत की जो अभी आपने पूरी रील दिखाई थी कि हर G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, वही चीजें आगे आती। लेकिन अब जो संकट हमारे सामने है उसमें दुविधाएं थोड़ी भड़क गई हैं। जैसे आपने जिक्र किया व्यापार का, अब व्यापार के दोषी तो इसी मंच में बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रोटेक्शनिज्म जो सबसे ज्यादा करते हैं वो इसी मंच में बैठे हुए हैं। उनको क्या बोले? तो ये खुद ही एक प्रॉब्लम क्रिएट करना और फिर हमसे
एक उसका सुझाव मांगना, ये तो थोड़ा एक कायरता की निशानी है। तो दूसरी बात रही एआई की प्रॉब्लम। अब एआई में G7 के ऊपर कोई एक कंसेंसस नहीं है। तो भारत ने एआई समिट रखी थी जिसमें मैक्रोन भी आए थे, तो उसके ऊपर भी भारत के ऊपर कई टिप्पणियां करने को है कि हमने तो एक इंक्लूसिव एजेंडा बनाया है। अब G7 बात तो करता है इंक्लूसिव फ्यूचर की, लेकिन साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाया। साउथ अफ्रीका तकरीबन हर G7 समिट में होता था, लेकिन क्योंकि अमेरिका को इस समय साउथ अफ्रीका से आपत्ति है और साउथ अफ्रीका पिछला G20 चेयर भी रहा है, उसको बुलाना चाहिए था। जैसे भारत को बुलाया, ब्राजील को बुलाया, हम भी G20 चेयर रह चुके हैं, उसका भी एक सुझाव आता है। लेकिन तीसरी बात है कि भारत इस समय ब्रिक्स का चेयरमैन है, तो ब्रिक्स का कोई यूएई भी वहां पर है, इजिप्ट भी वहां पर है, लेकिन भारत प्रेसिडेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स की तरह एक और नुमाइंदगी करता है जिसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल गुरजीत सिंह जी, आपने बहुत साफ बताया कि G7 के भीतर के भी कुछ अंतर विरोध ऐसे हैं जिन्हें लेकर विश्व में तमाम अन्य मोर्चों पर कई सवाल उठते रहे हैं। भारत ग्लोबल साउथ की एक बड़ी आवाज बनकर G20 के मंच से निकला है, जब अध्यक्षता की है। प्रोफेसर सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, आप किस तरह से देखते हैं अब जब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर धीरे धीरे शेप ले रहा है, ऐसे में भारत की भागीदारी, हालांकि ये 7वीं बार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के मंच पे मौजूद होंगे, लेकिन इन 7 भागीदारी में इस बार ये बेहद अहम हो जाता है 2026 का G7 का ये शिखर सम्मेलन, क्योंकि जो बदलती परिस्थितियां वैश्विक है उसमें भारत प्रासंगिक है। भारत कई सारी चुनौतियों के समाधान के साथ है। भारत कई मल्टीलैटरल फोरम्स के बीच का सेतु है। तो किस तरह से आप भारत की बदली भूमिका को भी देखते हैं, और G7 में भी जो तमाम विसंगतियों का एक तरह से उदाहरण दिया अभी गुरजीत सिंह जी ने, उसे आप कैसे देखते हैं? ऋतु जी, ये जो बदलता भारत हम लगातार पिछले दशक में देख रहे हैं और उस दशक से थोड़ा समय और ऊपर गया है, भारत ने एक नई छवि विश्व के में सामने रखी है और वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव एंगेजमेंट की है। 2019 से लगातार जो संकट विश्व के समक्ष रहे हैं, प्रधानमंत्री ने या तो विश्व के तमाम संगठनों की मदद करी है। हमें भूलना नहीं चाहिए, जब क्लाइमेट क्राइसिस में विश्व के सामने क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 में होना था, अगर भारत ने वो पोजीशन न ली होती तो क्लाइमेट पेरिस का प्रोसेस क्लोज नहीं होता। ये हमारे सामने एक महत्वपूर्ण अवसर है जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेतृत्व में विश्व में एक रचनात्मक सोच के साथ ग्लोबल साउथ की पार्टनरशिप को रखा है। जैसा एम्बेसडर गुरजीत जी ने सही कहा कि हम लगातार कई प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ते रहे हैं। आपकी रिपोर्ट में आपने बताया कि 2019 से प्रधानमंत्री लगातार 7वीं बार भागीदारी कर रहे हैं। तो इस भागीदारी के मायने हमें समझना चाहिए और वो 2 स्तरों पर हैं। एक, जैसा मैंने कहा कि रचनात्मक सोच के साथ इन सम्मेलनों में भागीदारी, और दूसरा सबको साथ लेके चलने की क्षमता। ये दोनों बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और ऐसा करते समय ग्लोबल साउथ की जो आवश्यकताएं हैं, जो व्यापक विकासशील देशों का समूह है, उनकी जो चिंताएं होनी चाहिए वो सामने लेकर के आता। विश्व में अभी कोई भी गोल ऐसा विश्व का नहीं हो सकता जो भारत के बिना अचीव किया जा सके, और इसलिए आवश्यक है कि चाहे सस्टेनेबिलिटी का इश्यू हो, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे ग्लोबल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो, सभी पर जो साझा विकास की बात है उसमें लगातार हम वैश्विक मंचों पर सभी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वैश्विक हित की बात लगातार सचिन जी भारत हर मंच पर रखता नजर आया है। और हमारे संवाददाता अजय मिश्र एवियन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, इस बार G7 का जो फोकस है उसको देखा जाए और जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, किस तरीके से एक जुड़ाव हमें नजर आता है? क्या वही बातें या वही संदेश हम देखेंगे जो भारत लगातार दुनिया को दे रहा था, जो वैश्विक स्तर पर हम लगातार देख रहे थे? क्या उसी को लेकर एक अहम मंथन हमें नजर आएगा G7? मुकुल जी, धन्यवाद इस प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए।
इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये G7 का द एवियन समिट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की एक रिपोर्ट है, जिसमें स्पष्ट तौर पर एमानुएल मैक्रो की तस्वीर के साथ में पहले ही पेज पर उन्होंने जो खुद अपने हाथों से लिखा है, स्पष्ट तौर पर वहाँ इसी संदर्भ में जो आप सवाल कर रहे हैं उसमें उनको कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इंडिया, ब्राजील, साउथ कोरिया एंड केन्या आर इनवाइटेड टू द एवियन समिट टू टेक पार्ट इन दीज ग्लोबल डिस्कशंस एंड टू हेल्प डिलीवर ऑन द प्रायोरिटीज। और मैं यहाँ पर सचिन सर का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। खुद इमैनुअल मैक्रो इस बात को कह रहे हैं कि आई इनवाइटेड देम एज दे आर द मेजर इकोनॉमीज दैट शेयर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द G7। दे आर फ्री मार्केट इकोनॉमीज एंड डेमोक्रेसीज। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति मैक्रो की तरफ से। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि भारत समेत जितने भी 4 देशों को बुलाया गया है, ये बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये बड़ी फ्री मार्केट इकोनॉमी है और बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, और ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है G7 का एक पार्ट होने का। बहुत सारे मेरे एक्सपर्ट से बात हो रही है, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भारत के पास वो सारी क्वालिटीज हैं कि उन्हें G7 का परमानेंट मेंबर बन जाना चाहिए और उसका एक्सपेंशन करके, जैसे G8 शुरुआत में था, जब इसकी शुरुआत की गई थी आज से 50 वर्ष पहले, और फ्रांस से ही इसकी शुरुआत हुई थी, और 50 वर्ष के बाद एक बार फिर से हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ग्लोबल चैलेंजेस को लेकर के। कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इमैनुअल मैक्रो ये कहते हैं कि वी मस्ट अवॉइड द नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस एंड स्टॉप द एस्केलेशन ऑफ द ट्रेड वॉर। स्पष्ट तौर पर इशारा किसकी तरफ है आप समझ सकते हैं, कैसे वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्बेंस हुआ है एक देश की वजह से, और टैरिफ की बात सभी लोग इससे प्रभावित हुए हैं, चाहे वो यूरोप की बात है, डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो, ग्लोबल साउथ की बात हो, जिसकी आप लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। स्पष्ट तौर पर प्रेसिडेंट मैक्रो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आवाज है, ग्लोबल साउथ की आवाज है, वो यहाँ पर सुनी जाए। जो क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के बहुत बड़ा सवाल, जिसमें चाइना को इनवाइट किया गया, चाइना ने सिरे से मना कर दिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। कल यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन ने बोला कि जो कॉन्सेंट्रेशन है क्रिटिकल मिनरल्स का चाइना में, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन हम चाइना को टेबल पर लाना चाहते हैं, पहले उनसे बात करना चाहते हैं, और उनके माइंडसेट में चेंज बहुत जरूरी है क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को लेकर। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भले हो सकती है कि दूसरे जो अल्टरनेट कंट्रीज है वहां पर जाइए, और जो दूसरी कंट्रीज है जहां पर मिनरल्स है, उनको ये डर लगता है कि अगर क्रिटिकल मिनरल्स मिल भी गए उनके यहाँ, तो उसकी प्रोसेसिंग के लिए वापस तो चाइना लेकर के जाया जाएगा और उनके देश को कुछ नहीं हासिल होगा। ऐसे में पार्टनर कंट्रीज और ट्रस्टेड पार्टनर की बात करती हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, और यहीं पर बात आती है भारत की, जो कि भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में पूरी दुनिया देख रही है। और मुझे स्पष्ट तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि G7 के मंच पर भी भारत सशक्त तरीके से न केवल ग्लोबल साउथ की बात रखेगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश में जो रिफॉर्म एक्सप्रेस चला रहे हैं उसका भी जिक्र करेंगे, और जो इस वक्त ग्लोबल क्राइसिस है, फ्यूल प्राइसेस को लेकर के, फूड प्राइसेस को लेकर के, फर्टिलाइजर प्राइसेस को लेकर के, जिससे हमारे यहाँ भी सब्सिडी बर्डन लगभग दोगुना होने जा रहा है, जिसमें हम सभी लोग चिंतित हैं, वो जरूर चर्चा के केंद्र में रहेगा। बिल्कुल अजय, जिन बातों को आपने रखा, ठीक है, ऐसी ही कुछ बातें यूरोप की 6 दिन की यात्रा पर ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में मार्क कार्नी, कनाडा के प्रधानमंत्री ने बातचीत करते हुए बहुत साफ ये कहा कि भारत जैसे देशों को शामिल करना ये दिखाता है कि G7 ये मानता है कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए उसके पारंपरिक सदस्यों के दायरे से बाहर जाकर अब व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नजरिए की जरूरत है। वो नजरिया भारत के पास है, वो एक तरह से वो नजरिया ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की वो ताकत और वो कूटनीतिक कुशलता भी भारत के पास है इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए। गुरजीत सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, आपके पास जाने से पहले गुरजीत सिंह ने कुछ सवाल उठाए थे जिस तरह से G7 को लेकर, और एक अंतर्द्वंद की भी बात की थी। गुरजीत सिंह जी, कैसे आप देखते हैं, क्योंकि अजय जिस बात को कह रहे हैं कि राष्ट्रपति मैक्रो हो, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हो, और तमाम वो सदस्य G7 के जो है, कई ऐसे मजबूत सदस्य हैं जो ये मानते हैं कि भारत की भागीदारी बढ़नी चाहिए। सदस्यता की बात नहीं हो रही है, लेकिन भारत अब सक्रिय भागीदार के तौर पर G7 के साथ दिखाई दे रहा है, वैश्विक चुनौतियों के समाधान देता। सही कह रही हैं, उनको संसार की इस समय की जो स्थिति है वो साफ समझ आ रही है, और वो समझते हैं कि उनके दुश्मन केवल रूस और चीन नहीं है, लेकिन दुश्मन टेबल पे भी बैठे हुए हैं उनके साथ। तो उनको वो बात का बैलेंस करना है, और वो बैलेंस करने के लिए भारत की जो एक भूमिका है वो उनको भाती है, क्योंकि भारत एक बैलेंस को टिल्ट नहीं करता है, लेकिन डेवलपमेंट एजेंडा, फाइनेंशियल एजेंडा, ट्रेड एजेंडा को बैलेंस करने की कोशिश करता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर
भारत की सदस्यता की बात हो तो G7 को आपस में एक कंसेंसस बनाना पड़े। भारत को उसके ऊपर अपना कोई डिप्लोमेटिक कैपिटल नहीं खर्चना चाहिए। भारत को यही है कि वो आपको बुलाते रहे और कहें आप हमसे जुड़िए, और जहां जहां हमें ठीक लगे हम उनसे जुड़ जाएं। आफ्टर ऑल ये G7 कंट्रीज जो हैं सारी नेटो की सदस्य हैं, और नेटो के साथ तो हम नहीं लग सकते हैं, तो इसलिए हमें भी थोड़ा कुछ सब्जेक्ट पे दूरी बनानी है, कुछ सब्जेक्ट में साझा होना है। ये हमें चुनना हमारा जिम्मा है, हमारी चॉइस होनी चाहिए, लेकिन दरवाजा उनको खोलना है। बिल्कुल। और वो किस तरीके से, क्या जो दरवाज़ा खोला जाता है, जिस तरीके से हम भारत की सदस्यता की बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए सचिन जी, क्या इसमें जैसा हम देख पा रहे हैं भारत में एक स्थायित्व जो नज़र आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लगातार वो 7वीं बार इसमें शिरकत कर रहे हैं, क्या वो एक स्थिरता जो है उसकी वजह से पूरी विश्व का भरोसा भारत पर बढ़ रहा है? मुकुल जी देखिए, जैसा मैं कह रहा था, ये लगातार जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक नेतृत्व क्षमता रही है, उससे विश्वास न सिर्फ ग्लोबल साउथ का भारत में बढ़ा है, बल्कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि भारत अनावश्यक रूप से डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज, विकासशील और विकसित राष्ट्रों के बीच की खाई को बढ़ाना नहीं, कम करना चाहता है। और इसीलिए अगर आपको याद हो तो जो ट्रायंगुलर कोऑपरेशन के प्रोग्राम हमने यूरोप के साथ मिलकर के, जर्मनी के साथ मिलकर के अफ्रीका में करे, जापान के साथ मिलकर के एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की बात करी, तो ये जो सबका साथ सबका विकास स्थानीय स्तर पर प्रधानमंत्री कहते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जियोपॉलिटिक्स के माध्यम से निकल करके आता है। और विकास के रास्ते में जियोपॉलिटिक्स न आए, इसका जो लगातार प्रधानमंत्री ने नेतृत्व दिया है जिस विषय पे, उसके चलते भारत में ग्लोबल लीडरशिप की क्षमता और उसमें विश्वास, ये दोनों बातें निकल करके आई हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो आज का सत्र, जैसा अभी विशा जी ने बताया कि फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप्स का जो सत्र होगा, उसमें चाहे फूड की क्राइसिस हो, चाहे एनर्जी की क्राइसिस हो। अब आपको याद होगा कि जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस के समय रशिया ने फूड का शिप ब्लॉक कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तब भारत ने एडिशनल फूड भेजा और तब यूक्रेन की मदद हुई। तो ये दिखाता है, दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्लोबल पब्लिक गुड हैं, जो जीपीजीज कहे जाते हैं, उसमें भारत की एक अभिन्न क्षमता है और एक विश्वास है, एक आत्मविश्वास है जो लगातार निकल करके आ रहा है। और आर्थिक क्षेत्र में भी जो हमारी प्रगति लगातार हुई है, उससे भी लोगों के मन में विश्वास एक निकल करके आया है। जिस ढंग से हमने आर्थिक मंदी से जूझे, जिस ढंग से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लेकर के आ पाए, मुकुल जी, ये सारा अंतर्राष्ट्रीय जो शोध संस्थान है उनमें देखा जा रहा है, उनमें समझा जा रहा है। और इसलिए वो इस बात को समझ रहे हैं कि भारत का ये जो अचीवमेंट है, ये सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जी, अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, हम देखते हैं भारत की भूमिका अहम है कई मायनों में। भारत ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज के तौर पर इन तमाम मंचों पर बड़े पैमाने पर उनके तमाम मुद्दों को रखता रहा है। जब ये दौर टेक्नोलॉजी की क्रांति का है, ऐसे में एआई से जुड़ी टेक्नोलॉजी है, उनको साझा करने के लिए क्लाइमेट चेंज से जो चुनौतियां हैं, उनका सारा भार विकासशील देशों पर डालना, ये भी विकसित देशों के एक तरह से उस रुख के खिलाफ है जिसके साथ हमेशा भारत खड़ा रहा है। ऐसे में आप कैसे देखते हैं जब मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति ये मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन विफल रहा है, चीन लगातार अमेरिका की आर्थिक एक तरह से मजबूती को चुनौती दे रहा है, और अगर हम तुलना करें जीडीपी की भी और G7 के देशों की भी करें अजय, तो 2003 में जो 64% था वो अब घटकर लगभग 45% रह गया है। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर भारत का हम ग्राफ देखें, भारत पिछले इतने सालों से G7 में एक आउटरीच देश के तौर पर भागीदारी करता रहा है, तो इसमें 2003 से भारत अब $4 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था के तौर पर सामने है। भारत की भूमिका कैसे और मजबूत हो रही है और कैसे इन मोर्चों पर भारत एक नया विकल्प दे रहा है?
जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भारत की भूमिका है और ज्यादा सशक्त हो रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार भारत को बुलाया जाना, और यहाँ तक कि कुछ इकोनॉमिस्ट से मेरी बात हो रही है, वो तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारे G7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से ज्यादा अनुभव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। स्पष्ट तौर पर वो फ्रांस के राष्ट्रपति का जिक्र कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है, प्रशासनिक अनुभव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12.5 वर्षों का मुख्यमंत्री के तौर पर, अभी 12 वर्ष उन्होंने पूरा किए हैं केंद्र में एक प्रधानमंत्री के तौर पर, और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री के तौर पर। तो उनका जो अनुभव है उसको सभी लोग स्वीकारते हैं। और आपने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया, चाइना का जिक्र किया। स्पष्ट तौर पर ये बड़ी इकोनॉमीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए, और सभी लोगों की निगाहें इन पर जरूर रहती हैं। अमेरिका को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते, बड़ी महाशक्ति है। एक टैरिफ की वजह से आप देखिए पूरी दुनिया में उथल पुथल का माहौल रहा, और बहुत सारे लोग जो ट्रेड डील्स हैं उस पर बातचीत करते हुए नजर आए। बहुत सारे लोगों ने घुटने भी टेके अमेरिका के आगे। इसी तरह से चाइना इतनी बड़ी महाशक्ति बन चुका है, इतनी सप्लाई चेन की अगर हम बात करें तो इतना दबदबा है चाइना का। एक्सपोर्ट्स को लेकर के देखें, कई देशों में सस्ती चीजें पहुंचाने का अगर हम जिक्र करें तो चाइना को भी नजरअंदाज करना बहुत सारे मेजर इकोनॉमीज के लिए या छोटी इकोनॉमीज के लिए बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में भारत का एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में अपने आप को, एक विकल्प के रूप में अपने आप को दुनिया के सामने पेश कर रहा है, और लोगों का भरोसा धीरे धीरे बढ़ रहा है भारत में, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन इसके इतर मैं एक सवाल सचिन चतुर्वेदी से करना चाहता हूँ, ये कि भारत भले बहुपक्षीय मंचों पर ये वैश्विक मुद्दों की बात करे, लेकिन जिस तरह से हमने अपने आप को आइसोलेट करने के लिए वैश्विक संकट से, जिस तरह से हमने FTAs किए, चाहे वो EFTA के साथ हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, न्यूजीलैंड के साथ हो, ओमान के साथ हो, सबसे मदर ऑफ ऑल डील्स EU के साथ हो, USA के साथ हो, ये जो सचिन सर जो ये ट्रेड डील्स हमने की है बायलैटरली, और आज भी 3 बायलैटरल्स है, कल भी 3 बायलैटरल्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा फोकस करते हैं। अगले 5 से 10 वर्षों में आपको क्या तस्वीर नजर आती है भारत की ग्लोबल ट्रेड की, अगर हम आपसे समझना चाहें? सचिन जी, आप अजय जी, अगर आप देखें तो हम वापस उसी पुराने आर्थिक व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं जब भारत आर्थिक दृष्टि से सभी देशों से जुड़ा हुआ था। जो पिछले कुछ दशकों में हमने एक इनर लुकिंग इकोनॉमी बना दी, एक जो कंजर्वेटिव इकोनॉमी बना दी, प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार उसको तोड़ने का प्रयास किया है और उसके अंतर्राष्ट्रीयकरण का प्रयास किया है। चाहे हम इन्वेस्टमेंट में देखें, चाहे ट्रेड में देखें, चाहे जो आपने बिल्कुल सही कहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की दृष्टि से देखें। EU के साथ जो मदर डील हमने करी है वो एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन हमारे लिए है। लेकिन इसी के साथ हमने विकासशील राष्ट्रों के लिए भी भारत के द्वार खोल दिए हैं। ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस में अब कई गुना ज्यादा हम सामान अपने LDC मित्रों से ले रहे हैं। तो ये जो व्यापार का एक सोच सामने प्रधानमंत्री ने रखा, जो भारत का डेवलपमेंट असिस्टेंस है, उसको हमने जैसा प्रधानमंत्री ने ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट कहा, जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कंसेशनल फाइनेंस, ग्रांट, इन सभी 5 इंस्ट्रूमेंट्स को मिलाकर के सामने रखा। तो अजय जी, FTAs के साथ अगले 5 या 8 वर्षों में भारत का डेवलपमेंट फाइनेंस, उसके साथ में टेक्नोलॉजी, इन तीनों का एक सम्मिश्रण हमें विकसित और विकासशील देशों को मिलाकर के सामने रखने का एक अनूठा अवसर जो अभी हम लोग अभी रच रहे हैं, आपको उसके परिणाम बहुत जल्दी दिखना शुरू होंगे। जी बिल्कुल, बहुत जल्दी परिणाम जो है उसका हम देख सकेंगे। लेकिन गुरजीत जी, जैसे आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं एक सहमति जो है वो G7 में नज़र नहीं आती, अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर। लेकिन क्या भारत को उस नज़रिए से देखा जा रहा है कि अगर एक सहमति हमें बनानी है तो वहाँ पर भारत जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? इसीलिए जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अभी ईवियान में, उन्होंने जो वो एक ब्रोशर पढ़ के सुनाया था, उसमें ये लिखा था कि भारत, ब्राजील और कोरिया और केन्या, ये 4 देश हैं जो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट बेस पे G7 में आमंत्रित किए गए। जो बाकी आप देख रहे हैं, UAE, इजिप्ट, सीरिया, कतार और यूक्रेन, ये अपने युद्ध के कारण समाधान ढूंढने के लिए वहां बुलाए गए, उनका पार्टिसिपेशन अलग है। ये हम 4 देश जो हैं, जिसमें ब्राजील, भारत, कोरिया, और कोरिया में ख्याल आगे जाके G20 चेयरमैन बनेगा US के बाद, और हम हैं, ब्राजील हैं। केन्या इसलिए बुलाया गया है क्योंकि जैसे मैंने कहा साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाना था, और केन्या फ्रांस का नया दोस्त है अफ्रीका में,
तो इसलिए अभी उन्होंने अफ्रीका फॉरवर्ड समिट मैक्रोन और रूतो ने के नायरोबी में की थी पिछले महीने। तो ये देशों का जो रोल है वो है कि आगे जो हम डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी की बातें करें, इंक्लूसिव ग्रोथ की बातें करें, उनमें हमारी आवाज भी सुनाई दे, सबसे आगे भारत की आवाज। लेकिन जो G7 का सम्मेलन होता है उसके जो नतीजे होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है कि वो आपको कहे जी आपने इसको चलाया नहीं, कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है कि हम ये देखना चाहते हैं। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है जी? इम्प्लीमेंटेशन बायलैटरली होता है। जैसे आप सचिन जी ने बताया कि भारत का कनाडा और EU से, फ्रांस उसी में आ गया, और UK के साथ अलग अलग FTAs हैं, जापान के साथ सेपा है। इनके अधीन हम क्या क्या कर पाएंगे जो नतीजे यहां मिले। जैसे AI को हम बायलैटरली क्या वही समाधान दे पाएंगे जो हमने AI समिट में, या अभी जो 18 तारीख को समिट होनी है विवाटेक, उसमें निकलेगा, वो हम दे पाएंगे? जो क्रिटिकल मिनरल्स की इतनी बात होती है वो हम बायलैटरल FTAs में ही कर पाएंगे। और जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने ठीक कहा कि भारत का मकसद है, दुनिया में क्रिटिकल मिनरल की कमी नहीं है, कमी है प्रोसेसिंग की और सप्लाई चेन की, क्योंकि वो सब चीन की तरफ जाती है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए भारत में प्रोसेसिंग फैसिलिटीज का निवेश होना चाहिए। ये निवेश कहां से आएगा? जापान से, EU से, कनाडा से, ये होगा, कोरिया से। तो ये लोगों के साथ जो प्रधानमंत्री की बातें होती हैं या FTAs की बातें होती हैं, ये फिर G7 के नतीजे, उसके दायरे में हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अजय, जिस तरह से आपने अपनी बातों को रखा और उन्हीं तमाम सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ भी दे रहे हैं अजय, इसलिए ये भी जानना ज़रूरी है कि जिस तरह से गुरजीत जी ने कहा कि कोई एक तरह से जो इसमें तय होगा G7 के मंच पर, बाध्य नहीं है कोई देश कि उसको अपनाए, लेकिन किस तरह से बायलैटरल संबंधों के साथ उसको अपनाया जाता है। तो ऐसे में अगर 3 बड़े मसले जो सप्लाई चेन्स को लेकर लगातार जो समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि फ्रांस ने अपना एक तरह से मुख्य विषय भी रखा है कि ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस, तो इसमें इन 3 मोर्चों पे, जिसमें प्रोटेक्शनिज्म है, सप्लाई चेन्स है और जो एक आर्थिक उथल पुथल है, एनर्जी क्राइसिस है, इनमें किस तरह से और देशों के साथ एक सहमति, एक रोड मैप पे काम हो सकता है? देखिए ऋतु जी, जब आज शिखर सम्मेलन की सुबह शुरुआत हुई तो जो पहला सेशन था वो यूक्रेन यूरोप के ऊपर केंद्रित था। तो यूक्रेन संकट को लेकर के यूरोप की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसको लेकर के यह बातचीत हुई है। करीब 1 से 1.5 घंटे तक ये बातचीत चली। प्रेसिडेंट ट्रम्प भी उसमें मौजूद थे। अभी ये खबर आ रही है धीरे धीरे चल करके कि हो सकता है यूरोप ने अमेरिका को इस बात के लिए मनाने की कोशिश की हो कि कम से कम आप मॉस्को के साथ एक दोबारा बातचीत शुरू करिए और 4 सालों से ज्यादा वक्त हो चुका है, यूक्रेन संकट को समाप्त करने का प्रयास कीजिए, जो कि पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर होगी। हमेशा अमेरिका यूरोप पर आरोप लगाता रहा है कि उन्होंने साथ नहीं दिया, चाहे वो ईरान का मसला हो, चाहे रशिया का मसला हो। इसी तरह से यूरोप का कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा अमेरिका को समझाने की कोशिश की जाए। दक्षिण अफ्रीका का आपने जिक्र किया था, ऐसा बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि अमेरिका के प्रेशर में जो फ्रांस है उसने दक्षिण अफ्रीका को नहीं बुलाया, क्योंकि आपको याद होगा कि G20 की प्रेसिडेंसी जब साउथ अफ्रीका की थी तो प्रेसिडेंट ट्रम्प बीच में ही छोड़ करके उसको चले आए थे, और इस बार इस अपनी प्रेसिडेंसी में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को नहीं बुलाया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो आपने प्रायोरिटीज की बात की, जिसमें कि प्रेसिडेंट मैक्रो चाहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज केंद्र में हो, लेकिन उनकी मजबूरी है। प्रेसिडेंसी ऐसे वक्त में आई है जब पूरी दुनिया युद्ध के संकट से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट जो दूसरा सेशन था आज का ऋतु जी, वो मिडिल ईस्ट के क्राइसिस के ऊपर था, और जितने भी दूसरे देश थे जिसमें कतर भी शामिल है, वो भी आए हुए थे, इजिप्ट शामिल है, ये सारे देशों के प्रतिनिधियों के साथ भी लगातार बातचीत चल रही है। कोशिश ये की जा रही है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, यूक्रेन क्राइसिस का कुछ हल निकाला जाए, और उसके बाद आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं, इकोनॉमिक एंगेजमेंट की बात कर सकते हैं। जब तक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी और बड़े देश होने की वजह से ये जिम्मेदारी बनती है, जिस तरह आपने कहा कि कोई बाइंडिंग नहीं होगा। पहली बात जी अजय, इस वक्त शायद G7 में भी है कि कोई फाइनल कम्युनिके नहीं आने वाला, शायद लीडर्स
स्टेटमेंट आए और कई सारे मुद्दों पर लीडर स्टेटमेंट आ सकता है। जी। तो कोशिश ये की जा रही है कि कंसेंसस बनाने की जरूरत है इस वक्त, बट प्रेसिडेंट मैक्रो इसमें सफल हो पाएंगे या नहीं, वो ट्रंप के जो ट्रेंड्रम्स हैं उनको सह करके क्या किसी सहमति पर सभी को ला पाएंगे, वो एक बड़ी बात है। चाइना को किस तरह से वो क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई के तौर पर एक विश्वसनीय पार्टनर को बदल पाएंगे, उसमें बहुत ही अभी संशय दिख रहा है। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जानते हैं कि शायद अगली जो प्रेसिडेंसी जर्मनी के पास जाने वाली है उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा हो सकता है बढ़ जाए इन सारे मुद्दों को और भी ज्यादा सशक्त तरीके से डील करने के लिए। जी बिल्कुल। और ऐसे में खासतौर से सचिन जी अगर देखा जाए जो G7 सदस्य देश हैं, वैश्विक जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो करीब 44-45% इनकी हिस्सेदारी उसमें नज़र आती है। लेकिन ऐसे में जब हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सप्लाई चेन जो है वो किस तरीके से अब शिफ्ट हो सकती हैं उसकी बात कर रहे हैं, क्या असर इसका नज़र आएगा और क्या एक कोशिश ये भी है कि कैसे इस हिस्सेदारी को हम बढ़ा सकें? सचिन जी। मुकुल जी, इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं मुझे लगता है। सबसे पहला जो हम लोगों को देखना होगा वो, जैसा अजय जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो फाइनेंस और फाइनेंस से रिलेटेड गवर्नेंस के मॉडल्स हैं जो अभी हम नए सिरे से देख रहे हैं उन तमाम क्षेत्रों में जहां सप्लाई चेन डिसरप्ट हुए हैं या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खूब ड्राई आउट हुआ है। तो ये जो ऋतु जी का सवाल था उनको कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसमें क्या होगा, तो उसमें 3 तरह के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं अभी जिसके बारे में भारत लगातार कह रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का टूटना एक महत्वपूर्ण क्राइसिस ग्लोबल साउथ के लिए है क्योंकि इंडेटेडनेस बढ़ गई है। ग्लोबल साउथ का जो डेट का लेवल है वो कई गुना ऊपर चला गया है और इसलिए उनके पास में अब हेल्थ या सोशल सेक्टर्स के लिए पैसा देने की अब कैपेसिटी रही नहीं है। तो अफ्रीका और कई ऐसे छोटे देशों के सामने ये संकट बड़ा खड़ा हो चुका है। दूसरा, आपको याद होगा 2023 में भारत ने प्रयास किया था कि जो रीजनल मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, इनका रिकैपिटलाइजेशन हो, उसको चाइना ने ब्लॉक कर दिया। तो अब ये एक ऐसा फोरम G7 का है जहां चाइना नहीं है और हम ऐसे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के रिकैपिटलाइजेशन की खुलकर चिंता कर सकते हैं जिसके बारे में अमेरिका भी एक सहमति रखता है। तीसरा, उन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को जो डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण करेंगे जैसे IMEC कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो राष्ट्र यहाँ मिल रहे हैं उन्हीं राष्ट्रों का एक आउटकम है। UAE के साथ शुरू होकर के इटली में खत्म होना है, अमेरिका का सपोर्ट है, EU का सपोर्ट है और भारत उसमें सहमति राष्ट्र है। तो ये जो अभी महत्वपूर्ण बैठक है इसमें ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स में जो बदलाव की बात है वो इन तीनों में है। उनमें कनेक्टिविटी है, उसमें मल्टीलैटरल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग है और जो डेवलपिंग कंट्रीज की क्राइसिस डेट के कारण हुई है उसको एड्रेस करने की क्षमता चाहिए। जी गुरजीत जी, भारत ऐसी भूमिका में कितना बड़ा एक तरह से सेतु साबित होने जा रहा है ग्लोबल साउथ की आवाज के लिए, पश्चिमी देशों के सामने विकासशील देशों की एक मजबूत आवाज, क्योंकि जो तमाम संकट अभी प्रोफेसर सचिन जी ने गिनाए हैं वो संकट बड़े हैं, खासकर विकासशील देशों के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए, अपने आर्थिक विकास के, अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, अपने विकसित होने के लिए, ये तमाम वो समस्याएं हैं। आपका मजबूत छवि तो है, मजबूत कितनी है इस पे कुछ सवाल अभी रहते हैं क्योंकि आजकल दुनिया बड़ी ट्रांजैक्शनल हो गई है। वो ये नहीं देखता है कि पिछले कई बार मंडेला के साथ क्या हुआ या पिछली बारी 10 साल में क्या हुआ, 5 साल में क्या, वो देख रहा है इस साल में आपने मेरे साथ क्या किया। ये पूरी दुनिया ये देख रही है। अगले साल ये युद्ध की बातें भूल जाएंगे और कोई नए क्राइसिस में घुस जाएंगे। वो याद ही नहीं रहता है कि किसने किसको मारा, पर उनको ये भी याद नहीं रहता है किसने किसके लिए क्या किया। इसलिए आपको हर साल अपनी छवि नई बनानी पड़ती। इसमें जो सचिन जी ने 2 बातें कही, पहली बात उन्होंने कही मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, खासकर जो रीजनल बैंक। अब जैसे अफ्रीका डेवलपमेंट बैंक है,
अब भारत की अफ्रीका में छवि तो बहुत अच्छी है, हमने पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी बनाई है, हम तो वहां पर डेवलपमेंट कोऑपरेशन पार्टनर की तरह से सम्मानित हैं, लेकिन अफ्रीका डेवलपमेंट बैंक में भारत का शेयर 0.12% है, हमारा डायरेक्टर भी नहीं है। तो अगर हम मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स की बात आगे ला रहे हैं तो क्या हम खुद उसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं? ये एक बात आती है। दूसरी बात, आईएमएफ की बात हुई, आईएमएफ भी बड़ी अच्छी चीज है, पर आईएमएफ में भी भारत का रोल क्या होगा? अब इन चीजों में केवल सब कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टर का रोल काफी नहीं होता है, आपको अपनी क्षमता और डिप्लोमेसी और फाइनेंशियल पोजीशन सब आगे लानी पड़ती है। इसलिए जब आप कहते हो कि मैं G7 का सहयोगी हूं, तो आपको अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर एक दुनिया के लिए फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन ज्यादा करनी चाहिए, और ये हमारे सामने एक दुविधा रहेगी, क्योंकि इसके लिए हमें अपना ग्रोथ रेट बढ़ाना पड़ेगा और वो बढ़ रहा है। आपने बताया, सचिन जी ने बताया, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूं ये मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसकी एक रियलाइजेशन होनी चाहिए कि अगर हम मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम खुद उसमें हिस्सा बनेंगे कि नहीं। अगर हम जैसे AIIB में तो भारत ने हिस्सा लिया, बट अफ्रीका डेवलपमेंट बैंक तो हमने नहीं लिया आज तक, हालांकि अफ्रीका में हम बहुत काम करते हैं। गुरजीत जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि भारत लगातार ग्लोबल साउथ की एक बुलंद आवाज के तौर पर है, ग्लोबल साउथ में विकास के लिए विकसित देशों को भी आगे आने की जरूरत है, इसकी वकालत भारत कर रहा है। और भारत ने अपने सहयोग की अगर बात करें तो भारत ने जिस तरह से अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तमाम देशों के साथ शेयर किया है और ग्लोबल साउथ के तमाम देशों के साथ भी उसे साझा करने की बात कर रहा है लगातार, और इसमें कई तरह के समझौते हुए जिसमें साझा भी किया। तो भारत के प्रयास अपने स्तर पर ऐसे रहे हैं जो विकसित देशों के लिए और खासकर इस तरह के मल्टीलैटरल मंचों पर इन देशों को ये प्रेरणा दे कि किस तरह से और मजबूत करने की जरूरत है तमाम उन विकासशील देशों को। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा मतलब ये था कि जब प्रधानमंत्री मोदी G7 में अपनी बात रखते हैं, एक रिस्पेक्ट इस बात की आती है कि जो भारत कहता है उसने किया है, और आपने कई उदाहरण दिए अभी, DPI, ये हमने बहुत चीजें की हैं ग्लोबल साउथ के लिए। वही मैं कह रहा हूं, अगर आप और बातों में शामिल होंगे जैसे AI, तो मैंने आपको पहले कहा कि AI समिट के नतीजे हम आगे बढ़ाएंगे, और अगर हम और डेवलपमेंट फाइनेंस की बात करेंगे तो उसमें हम क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे, और अगर सप्लाई चेन्स खासकर क्रिटिकल मिनरल की बनती है तो हम उसके प्रोसेसिंग में निवेश कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो इसमें भारत का एक सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, बट एक रोल है। ठीक, वो रोल बड़ा क्लियर होना चाहिए जब आप स्टेटमेंट। जी, प्रोफेसर सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सचिन, भारत के रोल की बात कर रहे हैं गुरजीत सिंह जी, और कह रहे हैं कि उसमें भारत को और ज्यादा सतर्क भी होने की जरूरत होगी, क्योंकि जैसे जैसे भूमिका बढ़ रही है वो अब रिजल्ट ओरिएंटेड भूमिका भी रहेगी। आप बिल्कुल ऋतु जी, गुरजीत सिंह जी उन कुछ एम्बेसडर्स में से हैं जिन्होंने अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप तीनों में सर्व किया। तो इसलिए जो क्षेत्र अभी हमारे ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वो अफ्रीका की बात हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया की बात हो, और उसमें भी इंडोनेशिया जैसा कंट्री जो सबसे बड़ा है, और फिर यूरोप में भी जर्मनी जैसा देश जहां वो हमारे एम्बेसडर रहे, दोनों जगह पर। तो उनका ये कहना बिल्कुल उचित है कि हमें रीजनल बेसिस पे स्ट्रेटेजिक लेवल पर कंसोलिडेशन की आवश्यकता है, और जिस साझा विकास की बात ग्लोबल साउथ बार बार करता है, उसकी आवश्यकता भी है कि हम फाइनेंस के फ्लो को कंसोलिडेट करें, हम इन्वेस्टमेंट को कंसोलिडेट करें। अब वेस्ट के पास में ग्रोथ नहीं है लेकिन मनी है, जो पुराना पैसा है वो वेस्ट के पास है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ हमारे पास है, जो यूथ का डिविडेंड है वो हमारे पास है, भविष्य हमारे पास है। तो ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, और अभी ऋतु जी हमने एक एनालिसिस करी है 1960 से लेकर के
2025 तक G7 का जो ग्राफ है जी वो कैसा लगातार नीचे जाता जा रहा है। बिल्कुल विश्व के प्रोडक्शन में, विश्व के ट्रेड में ग्लोबल साउथ का कैसा शेयर राइज हुआ है और G7 का कैसा डिक्लाइन हुआ है। तो ये हमारे सामने आंकड़े हैं और ये मैंने दोनों तरह से करके देखा, चाइना को हटा के भी किया और चाइना को रख करके भी किया जी। बहुत फर्क नहीं आता क्योंकि ग्लोबल साउथ के सारे देश एक अपस्विंग पर हैं और जिन देशों को फ्रांस ने यहां बुलाया है, चाहे वो इंडिया और यूएई है, एशिया से लैटिन अमेरिका से ब्राजील है, अफ्रीका से इजिप्ट और केन्या है, साउथ कोरिया है, यूक्रेन है, कीनिया है जी। तो ये जो देश हैं ये अपने तय विकास कर रहे हैं। इनकी जो विकास की गति है वो उनकी ताकत पर तेजी से आगे बढ़ रही है। तो G7 इस बात को समझ रहा है कि किन देशों में एंडोजेनस ग्रोथ एनर्जी है और वो जो एंडोजेनस ग्रोथ एनर्जी है वो अगर उनमें से कुछ देशों के साथ कंबाइन होती है तो उनके भी तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनको भी तो आगे सस्टेन करना है। तो ये जो गुरजीत सिंह जी ने बात कही वो बिल्कुल सही है कि विकसित और विकासशील देशों का आपसी जो सफर है, जो आपसी तालमेल है वो बहुत जरूरी है। और इस मामले में ही 2019 से लगातार प्रधानमंत्री जो 7वीं बार शिरकत कर रहे हैं G7 सम्मेलन में, वो एक विश्वास का प्रतीक है। वो एक जैसा मुकुल जी पहले कह रहे थे कि वो कंटिन्यूटी है, मैं समझता हूं कंटिन्यूटी के साथ साथ वो विकास का और विश्वास का प्रतीक है। विश्वास का प्रतीक एक सबसे बड़ा, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल विश्वास का एक बड़ा प्रतीक भारत मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में दिखाई देता है। गुरजीत सिंह जी, जो जिन बातों को आप रख रहे हैं वो निश्चित तौर पर एक तरह से न सिर्फ चर्चा का बल्कि भारत के लिए और सोचने की एक जरूरत है उन तमाम विषयों पर, जब संपर्क और सहयोग को लगातार भारत आगे बढ़ा रहा है, अपनी भूमिका को विस्तार दे रहा है। लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो है वो ट्रस्ट का एक फैक्टर है, वो भारत के पास मुझे लगता है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में सबसे ज्यादा है और वही एक ड्राइविंग फोर्स भी है, वही एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक बड़ा एक तरह से एक संकेत भी है। विश्वास का प्रतीक जो आपने कहा बहुत अच्छा कहा, लेकिन जब अभी जो आप जिक्र कर रहे हैं एक हमारे मित्र देश के राष्ट्रपति का, उनके दायरे में जाकर ये विश्वास का प्रतीक उनका टूट जाता है। भारत सरकार ने उनके साथ नॉन प्रोवोकेटिव बिहेवियर अडॉप्ट किया, हालांकि उनकी तरफ से बार बार प्रोवोकेशन आती है, लेकिन भारत की जो जनता है उसके ऊपर जो वार किए गए हैं उनसे अब अमेरिका विश्वास का प्रतीक नजर नहीं आता। तो ये एक भारत सरकार के लिए दुविधा आ गई। पहले तो भारत के लोग अमेरिका को बहुत प्यार करते थे और जब सरकार ने प्यार करना शुरू किया तो वो दोनों एक ही पटड़ी पे आ गए। अब भारत सरकार तो अपना निश्चय रख रही है, जैसे मैंने कहा प्रोवोक नहीं हो रही है, लेकिन आम आदमी के लिए अमेरिका एक प्रतीक है कि देखिए जंग छेड़ दी, ईरान में तेल का दाम बढ़ गया, हमारे बच्चों को वीजा नहीं मिलता, पढ़ने के अवसर नहीं मिलते, कई चीजें प्रॉब्लम आ गई है। बिल्कुल गुरजीत जी, लेकिन इन सब के बीच अगर देखा जाए तो भारत की जो कूटनीति है, शायद उसने हर मुश्किल जो आई है, हर चुनौती जो आई है, उसको शायद हमने पार करके दिखाया है। नहीं, मैंने वो पहले कहा है आपको कि हमारी जो कूटनीति मतलब सरकार की लेवल पे हमने नॉन प्रोवोकेटिव रखी है कि वहां से कुछ भी बोलते रहे हम उसका पलटवार नहीं करते। तो इसलिए ये नहीं है कि हमारे ऊपर जैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति पे टूट गए थे, वो स्थिति हमारी नहीं आती है, क्योंकि हम अच्छी तरह कूटनीति चला रहे हैं। लेकिन रियलिटी में आपको कितना फायदा हो रहा है अमेरिका की हाथ मिलाने से, वो उस क्वेश्चन पे सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ भारत में नहीं, जो बाकी 6 देश हैं G7 में, उन सब में पूछे जा रहे हैं। अब जो प्रधानमंत्री मेलोनी है वो तो ट्रंप के बहुत नजदीकी थी, अब उनके आप देख लीजिए पब्लिक स्टेटमेंट्स। तो ये जो ट्रंप के दोस्त उनसे खफा हो रहे हैं। आज आप इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के स्टेटमेंट देख लीजिए, वो चुने हुए हैं कि दोस्त ना रहा
लेकिन दुश्मन से तो प्यार करने को वो तैयार है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको कूटनीति एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, और अब इसको निभा रहे हैं, लेकिन इसके नतीजे हम कैसे पहुंचेंगे ये मुझे अभी क्लियरली समझ नहीं आ रही। जी हाँ, बिल्कुल। वैश्विक राजनीति की जटिलताएं जो हैं, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उन जटिलताओं में भी भारत ने, और कई ऐसे मोर्चे आए, अगर पिछले 2 या 3 साल में हम बात करें प्रोफेसर सचिन, कि कई ऐसे मोर्चे आए, क्योंकि कई ऐसे बड़े युद्ध आए जिसमें दुनिया 2 हिस्सों में बटी दिखी, लेकिन भारत लगातार जिस तरह से तटस्थ होकर एक ही बात करता रहा है कि युद्ध से समस्याओं का हल नहीं है, कूटनीतिक बातचीत से होगा। और क्या आप ये मानते हैं कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की नीति आज पहले से अधिक प्रासंगिक हो गई है? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सचिन जी, इस पर आपसे मैं आके जवाब लूंगा, लेकिन अगर देखा जाए तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने G7 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर, आप बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि वहां पहुंच गए थे, और किस तरीके से जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे किस तरीके से उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया वहां पर। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति मैक्रोन ने इस वर्ष के G7 सम्मेलन की मेज़बानी के लिए एवियन लेबा नामक खूबसूरत झील किनारे बसे शहर को चुना है। यह नगर जिनेवा लेक के तट पर और आल्प्स पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। दुनिया के प्रमुख नेता 15 से 17 जून 2026 तक आयोजित होने वाले इस 52वें G7 समिट में भाग लेने के लिए इस फ्रांसीसी झील किनारे स्थित पर्यटन स्थल पर एकत्रित हुए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में आउटरीच सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे, जिसके लिए विशेष निमंत्रण दिया राष्ट्रपति मैक्रोन ने। और अब से और थोड़ी देर में इस आउटरीच सेशन की शुरुआत होगी, जिसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे साथ गुरजीत सिंह जी लगातार मौजूद हैं। गुरजीत सिंह जी, बेहद अहम होने जा रहा है
आप तमाम उन पहलुओं का जिक्र कर रहे हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए भारत जिस तरह से एक तरह से न सिर्फ G7 के मंच पर बल्कि अगर हम तमाम और वैश्विक मंच पे देखें तो भारत की भूमिका मजबूत हो रही है। ऐसे में भारत को कुछ एहतियात भी बरतने हैं, लेकिन भारत जिस तरह से जो तमाम पिछले कुछ समय में जो FTA हुए हैं, जो व्यापार आर्थिक समझौते हुए हैं तमाम देशों से, ये कितना भारत के लिए और भूमिका को और मजबूत करता है उन तमाम आर्थिक चुनौतियों के समाधान देने में, जिसमें सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा समाधान है, खाद्य सुरक्षा एक बड़ी समस्या है जो दुनिया के सामने है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक संकट जो दिखाई दे रहे हैं वो पिछले 10 साल में कई देशों ने गरीबी को जिस तरह से पीछे हटाया है, वो एक संकट है कि कहीं वो देश एक बार फिर उस गरीबी से ग्रस्त ना हो जाएं। धन्यवाद। जो ये आप पिक्चर दिखा रहे हो, इतनी गर्मजोशी से राष्ट्रपति मैक्रोन प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं, जो हम आज पूरी बातें कर रहे हैं वो इस छवि में साफ नजर आती हैं जी। कि भारत का क्या महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री मोदी का क्या महत्वपूर्ण है इस G7 में। उनके बिना चाहे हर मुद्दे का हल ना हो, लेकिन ऐसा कोई हल नहीं है जिसमें भारत शामिल ना हो, ये बात सफा है। तो इसलिए भारत का वहां होना और इस गर्मजोशी से होना, यही एक हमें जो आप कह रहे थे विश्वास का प्रतीक, वो ये है। अब रही बातें कि भारत की इकोनॉमी को सब आदर करते हैं, हमारी जो मार्केट है वो सबको चाहिए, लेकिन जो हमारा रिफॉर्म प्रोसेस है उस पर पूरा ये G7 के देश और बाकी देश भी ध्यान रखते हैं कि उससे क्या क्या उम्मीदें बनती हैं, और इसी उम्मीदों को बनाकर ये नए FTA साइन किए गए हैं जो पहले भारत इनके हक में नहीं था। तो अब कई FTA साइन गए हैं यूके के साथ, EU के साथ, अभी मेरे ख्याल सीपा जापान के साथ रिव्यू हो रहा है, कनाडा के साथ, और अमेरिका के साथ तो कई बार होते होते रह गया, क्योंकि अमेरिका अपने रूल बदलता रहता है। तो ये भी एक वही है विश्वास का चिन्ह कि FTA भारत के साथ करने एक बराबरी है, एक रिकॉग्निशन है कि भारत का इकोनॉमिक हाथ मिलाना हमारे लिए जरूरी है। अभी सचिन जी कह रहे थे कि यूरोप में ग्रोथ नहीं है, तो वो ग्रोथ कैसे आएगी जब तक भारत का डेमोक्रेटिक डिविडेंड, भारत में निवेश, भारत के साथ ट्रेड, वो सब ना हो। इसलिए वो FTA सारे बड़े मजबूत हैं। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है कि ये सब लोग FTA तो साइन कर देते हैं, उसके बाद अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को हमारे सिर पे थोपने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यूके FTA तो साइन कर दिया, अब जो और G7 का ग्रुप फोटो जो है वो भी अपने दर्शकों को हम यहाँ दिखा देते हैं किस तरीके से, क्योंकि तमाम जो सदस्य देश हैं उसके साथ साथ अगर देखा जाए ये G7 शिखर सम्मेलन की फैमिली फोटो है, जिसमें आप सभी सदस्य देशों को भी देख रहे हैं और आउटरीच देशों को जिस तरह से निमंत्रण दिया G7 के इस शिखर सम्मेलन में, उन राष्ट्राध्यक्षों को भी देख रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आप देख रहे हैं जर्मनी की चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को, प्राइम मिनिस्टर इटली जॉर्जिया मेलोनी, जापान की प्रधानमंत्री साने ताहाकीची, साथ ही आप सभी 7 सदस्य देशों के साथ साथ उन अन्य राष्ट्राध्यक्षों को भी आप देख रहे हैं जो G7 के सम्मेलन के लिए आमंत्रित हैं। तो तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई, और इसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से G7 के जो सदस्य देश हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, यानी भारत की जो मौजूदगी है, वो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। और इसी को लेकर हमने देखा कई बार जो अलग अलग अटकलें भी लगाई जाती हैं। कई ऐसे देश हैं जो कि मांग भी कर रहे हैं कि G7 में जो भारत है उसको सदस्य बनाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अलग अलग देशों की जब हम ग्रोथ को देखते हैं, लेकिन ऐसे में भारत जो है वो क्षमता रखता है कि वो ग्रोथ इंजन के रूप में कैसे एक साझेदारी को निभा सकता है। फिलहाल ये वो ग्रुप फोटो, सामूहिक तस्वीर जो है G7 नेताओं की, आप देख सकते हैं।
जी हाँ, G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के साथ आउटरीच जो तमाम आमंत्रित देश हैं वो भी इसमें शामिल हैं और ये तस्वीर कई ऐसे बड़े संकेत भी दे रही है, क्योंकि जहां ये दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्राध्यक्षों का एक मंच पे आना है, तो ये वो भी दिखाता है कि किस तरह से इस मंच पर मौजूद कई ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो दुनिया की ताकत को मजबूत कर रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। इस मुलाकात को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये मुलाकात हो रही है। ये मुलाकात एक लंबे समय के बाद हो रही है। पहलगाम पर आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात है। बिल्कुल, और G7 की सबसे बड़ी तस्वीर अगर इसे कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये मुलाकात G7 के इस मंच पर कैसे जो दोनों देशों की साझेदारी की जब हम बात कर रहे हैं, कैसे दोनों देश के जो ये नेता हैं एक दूसरे से हमेशा संपर्क में रहे हैं। लेकिन आज ये काफ़ी समय बाद जो मुलाकात है दोनों नेताओं की हुई है। और यहाँ भी अगर देखा जाए तो एक जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो कैसे एक जब विश्वास की बात कही जाती है, भरोसे की बात कही जाती है, लगभग कुछ वही भूमिका में दोनों जो नेता हैं यहाँ नजर आ रहे हैं इस महत्वपूर्ण तस्वीर में। G7 शिखर सम्मेलन की अभी तक की बड़ी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। ये एक शिष्टाचार मुलाकात है दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की G7 के इस मंच पर। हालांकि इस मुलाकात को लेकर एक लंबी चर्चाएं हो रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात पिछले साल हुए पहलगाम हमले के बाद की है, तो इस दौरान कई ऐसे एक तरह से वक्तव्य राष्ट्रपति ट्रंप के रहे और मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के लिहाज से भी ये मुलाकात बेहद अहम हो जा रही है। G7 के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, क्योंकि उसके कई बड़े संकेत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भारत का बढ़ता वैश्विक विश्वास, भारत का बढ़ता वैश्विक संतुलन, भारत उस भूमिका में बेहद अहम हो गया है जहां इस मंच पर दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्थाएं मौजूद हैं। ऐसे में भारत की मौजूदगी कई बड़े एक तरह से बड़े समाधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पे मौजूद हैं, क्योंकि दुनिया में मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के इर्द गिर्द अमेरिका को देखा जा रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, क्योंकि ये मंच वो है जिस मंच पर पश्चिम एशिया का जो तनाव है उसका जिक्र हो रहा है, लगातार ऊर्जा संकट जो है उसका जिक्र हो रहा है। इन मौजूदा परिस्थितियों की वजह से विश्व पर जो बड़े संकट आए हैं, चाहे वो ऊर्जा का संकट हो, खाद्य सुरक्षा का संकट हो, फर्टिलाइजर्स का संकट हो, इन तमाम संकटों के समाधान के तौर पर भारत को देखा जा रहा है। भारत इस मंच पे इन वैश्विक चुनौतियों के समाधान का नेतृत्व करता, रास्ता दिखाता दिखाई दे रहा है। एक नया वैश्विक संतुलन कायम करता भारत इस मंच पर दिखाई दे रहा है। पिछले एक तरह से 6 G7 के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निरंतर भागीदारी इन तमाम प्रश्नों के जवाब के तौर पर भी है, इन तमाम चुनौतियों के समाधान के तौर पर भी है। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 के मंच पर यह मुलाकात अहम हो जाती है। बिल्कुल, काफ़ी अहम ये मुलाकात और कई मायने इस मुलाकात के। और वहाँ पर मौजूद जो दुनिया भर का मीडिया है उसकी भी अगर हम देखें तो वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस तस्वीर को वो कैद कर पाएं, क्योंकि कई पेपर्स की हेडलाइन जो है ये तस्वीर ज़ाहिर तौर पर हम बनते हुए देखेंगे जब हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, वैश्विक चुनौतियां और उसके साथ साथ वैश्विक समाधान जिस दिशा में लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, वहाँ पर भारत आज के समय में समाधान देता हुआ नजर आता है पूरे विश्व को। और ये जो मुलाकात है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, यहाँ भी हम मान सकते हैं कि जाहिर तौर पर समाधान की बात है। तमाम जो वैश्विक चुनौतियां हैं, क्या कुछ उसमें हम कर सकते हैं और कैसे दोनों की जो साझेदारी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है
अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले कि कैसे अलग अलग देशों के साथ भारत की जो FTAs हुए हैं। गुरजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरजीत जी, तकरीबन 16 महीने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने हाथ मिलाया है। G7 के इस मंच पे हैंडशेक सामने आया, ये तस्वीरें सामने है, क्या कहेंगे सर आप? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने पहले आपको कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच में मतभेद इतने हैं और भारत ने प्रोवोक कोई कभी नहीं हुआ। उसका जो सक्सेस है ये आपको नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप इतने आराम से प्यार से मिल रहे हैं क्योंकि भारत ने कभी उनको पलटवार करके जवाब नहीं दिया। हमने क्वाइट डिप्लोमेसी अडॉप्ट की और उसका ये सक्सेस आपको नजर आ रहा है। ये भारत को शाबाशी देनी चाहिए कूटनीति को कि इस दौर पे आप पहुंच सके इस क्वाइट डिप्लोमेसी के कारण। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं डायलॉग डिप्लोमेसी की हम बात करते हैं और लगभग इन तस्वीरों के जरिए भी वही हमें यहाँ नज़र आ रहा है देखा जाए तो। और खासतौर से गुरजीत जी, क्योंकि इन तस्वीरों के कई मायने जो हैं वो अब ज़ाहिर तौर पर निकाले जाएंगे, लेकिन किस तरीके से आप देखते हैं वैश्विक चुनौतियों के समाधान की जब बात की जाती है तो वहाँ पर क्या दोनों अहम साझेदार के रूप में हमें नज़र आएंगे? दोनों पिक्चर आप दिखाई वो दोनों ही महत्वपूर्ण। पहली पिक्चर जो फैमिली पिक्चर थी G7 उसमें आप देखिए कि जो मेजबान है राष्ट्रपति मैक्रोन, उनके दाहिने में प्रेसिडेंट ट्रंप है और उनके बाएं में प्रधानमंत्री मोदी है, कोई G7 का सदस्य नहीं है जी। तो ये अपने आप में ही बहुत बोलती है। और दूसरी रही ये जो पिक्चर आप दिखा रहे हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े आराम से खुश दिल से प्रधानमंत्री मोदी के साथ बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के भी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक दोस्ती की है, प्रेम की है, कॉन्फ्रंटेशन की नहीं है। तो ये इसमें बहुत अच्छे दिन आगे मिलते नजर आएंगे। और आउटरीच सेशन की जो तस्वीरें हैं वो भी आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और इससे पहले की तस्वीर में हमने आपको दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं G7 के जो नेता हैं और ये आउटरीच सेशन अब यहाँ स्टार्ट हो चुका है। G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सेशन की शुरुआत हो रही है। इससे पहले हम बताते 2 सेशन हो चुके हैं जो यूक्रेन क्राइसिस पे था और मिडिल ईस्ट क्राइसिस को लेके था, एनर्जी क्राइसिस को लेके, और अब ये आउटरीच सेशन की शुरुआत हो रही है जिसमें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आउटरीच कंट्रीज़ के इनवाइटीज़ हैं उसमें शामिल हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति, कोरिया के राष्ट्रपति, कीनिया के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति, साथ ही यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष, और साथ ही आप देख रहे हैं मेज़बान देश फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स, प्राइम मिनिस्टर इटली जॉर्जिया मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर जापान, यूके के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं इस आउटरीच सेशन में। बेहद अहम होने जा रहा है ये आउटरीच सेशन। इस आउटरीच सेशन पे भी सबकी नजरें हैं क्योंकि इस आउटरीच सेशन में तमाम उन वैश्विक चुनौतियों की भी बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बनकर उभरा है। G20 में जिस तरह से भारत ने अपनी अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद किया था, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया था, तो भारत हमेशा से विकासशील देशों के हितों को लेकर पुरजोर तरीके से वैश्विक मंचों पर उस आवाज को रखता है, उनके हितों को रखता है और विकसित देशों के द्वारा
जो विकासशील देशों के हितों को नजरअंदाज किया जाता है, उसकी बड़ी आवाज के तौर पर भारत को देखा जाता है। ऐसे में बेहद अहम हो जाएगा यह आउटरीच सेशन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के उस रुख को इस मंच पर रखेंगे। भारत वैश्विक चुनौतियों से जूझ रहे विश्व को लेकर अपनी चिंताएं विभिन्न मंचों पर जाहिर करते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ समय पहले कहा था कि जिस तरह से विश्व के सामने मौजूदा कई मोर्चों पे युद्धों का एक संकट पैदा हुआ है, वैश्विक चुनौतियां बड़ी सामने आई हैं जो न सिर्फ खाद्य सुरक्षा की चिंताएं लेके आई, ऊर्जा संकट को तमाम वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सामने लेके आई। ये चिंताएं छोटी नहीं हैं, ये चिंताएं एक लंबे समय से, यानी कि जो सतत जो प्रयास होते रहे हैं उनको भी लेकर तमाम देश गरीबी से बाहर निकले हैं। उनके लिए एक बार फिर ये संकट सामने आता है वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए कि एक बार फिर वो गरीबी से ग्रस्त ना हो जाएं। गुरजीत जी हमारे साथ बने हुए हैं। गुरजीत जी, आउटरीच सेशन की शुरुआत होने जा रही है, सबकी निगाहें यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से किस तरह से उन वैश्विक चुनौतियों पे अपने पक्ष को रखेंगे। जी, मैं जो यहाँ से देख पा रहा हूँ वो प्रधानमंत्री मोदी के बाएं में राष्ट्रपति ट्रंप हैं और दाएं में शायद जर्मन चांसलर मर्ट्स हैं, तो उनकी बड़ी पोजीशनिंग बड़ी अच्छी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब भी G7 में को संबोधित किया है हमेशा उसमें कोई यूनिक चीज बोली है, तो मैं यही अपेक्षा करता हूं कि आज भी वो छोटे से जो स्टेटमेंट होती है उसमें बड़ी गहरी यूनिक चीज बोलेंगे जिसको इस समय संसार को बहुत जरूरी है। जो पहले हमारी बातचीत हो रही थी उसमें दो चीजें हैं, एक फूड सिक्योरिटी और एक हेल्थ सिक्योरिटी जी। दुनिया को इन दोनों चीजों का बड़ा इस समय जरूरी है और इन दोनों चीजों में भारत एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फूड सिक्योरिटी में भारत ने चावल और अन्य चीजों का एक्सपोर्ट कंट्री बाय कंट्री किया है और देशों का समर्थन किया है कि उनमें कोई भूखमरी ना हो और प्राइसेस अंडर कंट्रोल रहे। और जहां हेल्थ सिक्योरिटी है वहां पर इक्विपमेंट और फार्मास्यूटिकल्स भारत ने अक्सर भेजे हैं। अभी जो अफ्रीका में एबोला क्राइसिस आया है उसके लिए भी 2 बारी भारत से बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट्स युगांडा में अफ्रीका CDC को डिलीवर हो चुकी। हमारे साथ संजय भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, प्रोफेसर इंटरनेशनल स्टडीज JNU से। संजय भारद्वाज जी, इन तस्वीरों को आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउटरीच सेशन में अब से शामिल हो रहे हैं। किस तरह से आप भारत की भूमिका को देखते हैं और मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए भारत एक नए समाधान के तौर पर भारत की तरफ सबकी नजरें हैं, कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे सेशन को? क्या उम्मीदें G7 के इस मंच से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो एक अपना एक बिगुल बजाया हुआ है, जो एक एजेंडा है कि हम दुनिया में जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज़ बनेंगे। और उसमें जो सबसे मोटी बात है कि देखिए, ग्लोबल साउथ की आवाज़ में और G20 समिट भी हमने किया, उसमें भी इस बात को मुखर रूप से हमने रखा था कि पहला जो मुद्दा है कि ग्लोबल कॉमन्स में कैसे ग्लोबल साउथ के कंट्रीज जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं आगे बढ़ रहे हैं, वो पर्यावरण का मुद्दा है या सीलेन सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जो बेसिकली संप्रभुता के बियॉन्ड है और उसमें जिस तरीके से विकसित राष्ट्रों ने उसका दोहन किया है और अभी विकासशील राष्ट्र उसको सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो क्लाइमेट जस्टिस की बात है या क्लाइमेट पंच की बात है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को मुखर रूप से रखेंगे। जो दूसरा मुद्दा आता है, और खासकर जब हमने कोविड-19 देखा और दो हम युद्ध देख रहे हैं, एक यूक्रेन रशिया युद्ध देख रहे हैं, एक हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, तो जो ग्लोबल गुड्स का मुद्दा है और ग्लोबल गुड्स में भी 2 बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। एक आता है फूड सिक्योरिटी, और फूड सिक्योरिटी के लिए भारत बहुत कॉन्शियसली काम कर रहा है। हालांकि जब कोविड-19 आया तो हमने बहुत सफलतापूर्वक सारी पॉलिसीज को हमने इम्प्लीमेंट किया। तो इसमें जो भारत की कई योजनाएं हैं और वो बहुत कारगर योजनाएं रही, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसके साथ साथ आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली है,
वन पर्सन वन राशन कार्ड की प्रणाली है, प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान भी उस वक्त किए थे, पोषण कार्यक्रम का अनुकूल। तो ये जो फूड सिक्योरिटी का इश्यूज है, मुझे अभी भी लगता है कि जो नई टेक्नोलॉजी है, नए जो फर्टिलाइजर्स के इश्यूज हैं, WTOs में एग्रीकल्चर के इश्यूज हैं, जो हम टैरिफ डील कर रहे हैं अमेरिका के साथ, वो भी इश्यूज हैं कि कैसे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को और जो भारत क्योंकि कृषि प्रधान देश है, तो इसमें जो उनकी मुखरता है उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। और ये केवल भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी इस बात के लिए कि फूड सिक्योरिटी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, उसको मुझे लगता है मुखर रूप से इसको आगे बढ़ाएंगे। जो दूसरा मुद्दा आता है वो आता है जो हेल्थ सिक्योरिटी का, क्योंकि जो ग्लोबल गुड्स का इश्यूज है, हेल्थ सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे क्वाड का मीटिंग अभी हुआ फॉरेन मिनिस्टर का, उसमें भी इस बात को रखा गया था कि हम एनर्जी सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी को हम प्रायोरिटाइज करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस G7 समिट में पार्टिसिपेट करने के बाद मिली है कि हम जो हेल्थ सिक्योरिटी, जो डिजिटल डिवाइड है, टेक्नोलॉजिकल डिवाइड है, और जैसे हमने देखा कि जब कोविड-19 हुआ तो बहुत सारी जो मेडिसिन्स हैं या जितना रॉ मटेरियल है, हम दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट थे, तो उसका मुझे लगता है एक न्यू नॉर्मल के लिए डिमांड करेंगे कि कोई भी कंट्री इस तरीके के जो ग्लोबल गुड्स के मुद्दे हैं उसमें डिप्राइव नहीं हो और सभी को इसका फायदा मिले। भारत ने इस बात को डेमोस्ट्रेट भी किया, पहले भी किया कि हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से जो राष्ट्रों के पास कुछ नहीं था अपने नागरिकों को बचाने में, हमने एक्सपोर्ट किया। तो अभी जो ये G7 सबमिट हो रहा है उसमें ये बात मुखर रूप से रखी जा सकती है कि जो विकसित राष्ट्र हैं जिनके पास में टेक्नोलॉजी है, रॉ मटेरियल है और जो जिनके पास अच्छी लैब्स हैं, वो निश्चित रूप से पूरे दुनिया की हेल्थ की सिक्योरिटी की बात करें। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष इसमें मुझे लगता है कि ग्लोबल गुड्स के संदर्भ में रखेंगे। और निश्चित रूप से ये इसमें उम्मीद है कि बायलैटरल मीटिंग्स भी जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ भी बायलैटरल मीटिंग का प्रावधान है, और बाकी जो यूएई के शेख आए हैं और बाकी देशों से जो लोग आए हैं उनके साथ भी बायलैटरल मीटिंग होने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल, द्विपक्षीय बातचीत जो है वो यहाँ हमें देखने को मिलेगी और खासतौर से G7 के इस मंच पर विकसित देश और विकासशील देशों का जो समन्वय है कैसे वो होगा, इस बारे में लगातार आपको हम अपडेट देते रहेंगे। लेकिन गुरजीत जी और संजय जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले स्वाद सिर्फ चमकी चाट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और साल 2026 के G7 की मेजबानी है फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन-ले-बुआं के पास, और इस शहर का नाम सुनते ही दुनिया की सबसे प्रसिद्ध बोतलबंद पानी ब्रांडों में से एक एवियन याद आती है। एल्प्स पर्वतों से निकलने वाला ये प्राकृतिक पानी दुनिया के कई देशों में प्रीमियम उत्पाद के रूप में बिकता है, लेकिन जिस दुनिया में कुछ लोग बोतलबंद मिनरल वाटर खरीद रहे हैं, वहीं करोड़ों लोग आज भी सुरक्षित पेयजल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यही विरोधाभास आज वैश्विक जल संकट की सबसे बड़ी तस्वीर पेश करता है। फ्रांस के एवियन शहर से संवाददाता अजय मिश्र की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम हैं फ्रांस के एवियन शहर में, और फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड इस बात में बहुत ही लकी हैं कि यहाँ के लोग जो पानी पीते हैं वो बिल्कुल प्राकृतिक है। और आपको पता होगा कि ये जो एवियन है ये बहुत ही प्रीमियम ब्रांड के तौर पर बोतलबंद पानी के तौर पर पिया जाता है, और प्राकृतिक जल का आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी तरह से शुद्ध। और शहर भर में आपको इस तरह की जो वेंडिंग मशीन्स हैं वो दिखाई देंगी। आप आराम से अपने खाली बोतल को यहाँ पे पोर कर सकते हैं और जितना चाहे पानी इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष ये है कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड भले ही इस मामले में लकी हों कि उनको प्राकृतिक जल की उपलब्धता पूरी तरह से मिल रही है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। अब जब G7 के मंच पर वैश्विक मुद्दों पर बात हो रही है, तो क्या जल संकट पर भी बात होगी? क्या ये एक मुद्दा बन सकता है? फ्रांस के एक खूबसूरत शहर एवियान की पहचान दुनिया में उसकी झीलों, प्राकृतिक झरनों और प्रसिद्ध मिनरल वाटर से है। आज पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन उसमें से लगभग 97% पानी खारे समुद्र में है। मानव उपयोग के लिए उपलब्ध मीठा पानी कुल जल भंडार का बहुत छोटा हिस्सा है। बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन, औद्योगिकीकरण और कृषि की बढ़ती जरूरतों ने दुनिया के जल संसाधनों पर अभूतपूर्व दबाव डाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की 2025 की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में आज भी 2.1 अरब लोग सुरक्षित और प्रबंधित पेयजल सेवाओं से वंचित हैं। इसका अर्थ है कि दुनिया का हर चौथा व्यक्ति ऐसा पानी नहीं प्राप्त कर पा रहा जो घर पर ही उपलब्ध हो और जरूरत के समय मिले और प्रदूषण से मुक्त हो। रिपोर्ट के अनुसार 10.6 करोड़ लोग अब भी सीधे नदियों, झीलों और अन्य सतही जल स्रोतों पर निर्भर हैं। दुनिया के कुल पानी का लगभग 97% हिस्सा समुद्र में खारा पानी है। लगभग 3% पानी मीठा, जिसमें अधिकांश हिस्सा ग्लेशियर्स या फिर भूमिगत स्रोतों में बंद है। वैश्विक स्तर पर पिछले 100 वर्षों में ताजे पानी का उपयोग लगभग 6 गुना बढ़ चुका है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि 3.4 अरब लोगों के पास सुरक्षित स्वच्छ सुविधाएं नहीं है। लगभग 1.7 अरब लोग घरों में बुनियादी स्वच्छता और हाथ धोने की सुविधाओं से भी वंचित हैं। दूसरी ओर विश्व संसाधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 25 देश अत्यधिक जल तनाव की स्थिति में हैं। रिपोर्ट यह भी बताती है कि लगभग 4 अरब लोग साल में कम से कम 1 महीने गंभीर जल संकट का सामना करते हैं। स्थिति केवल पेयजल तक सीमित नहीं है। जल संकट का सबसे अधिक प्रभाव गरीब, ग्रामीण और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों पर पड़ रहा है। अब एक नई चुनौती कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और डेटा सेंटर्स के बढ़ते जल उपयोग के रूप में भी सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े एक हालिया अध्ययन के अनुसार 2030 तक AI आधारित डेटा सेंटर्स की वार्षिक जल खपत 9.3 ट्रिलियन लीटर तक पहुंच सकती है। यानी इतना सारा पानी उप सहारा अफ्रीका के 1.3 अरब लोगों की साल भर की प्यास बुझा सकता है। फ्रांस की अगुवाई में होने वाली G7 की बैठक में उभरती तकनीक जैसे कि AI और डिजिटाइजेशन चर्चा के केंद्र में है। तो फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन में होने वाली G7 की बैठक में भू राजनीतिक वैश्विक परिस्थितियों पर तो चर्चा होगी। रूस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध भी चर्चा के केंद्र में रहेगा। चर्चा AI और डेटा सेंटर के बढ़ते उपयोग पर भी होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या G7 के मंच पर दुनिया भर में पानी की संकट अपनी जगह बना पाएगा? फ्रांस के एवियन शहर से अजय मिश्र, DD न्यूज। तो एक खास रिपोर्ट हमने यहाँ देखी, किस तरीके से अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन इस बीच जल संकट भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर शायद बातचीत बिल्कुल। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। गुरजीत सिंह जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, प्रोफेसर संजय भारद्वाज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से। गुरजीत सिंह जी, आप ही के पास आना चाहेंगे। अजय मिश्र की बेहतरीन रिपोर्ट। विकसित देश जब चर्चाएं कर रहे हैं बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के संकटों की, तब क्या जल संकट जैसा मुद्दा इस मंच पर अपनी जगह बना पाएगा और उसका प्रतिनिधित्व क्या, गुरजीत सिंह जी, आप मानते हैं कि भारत जैसा देश सिर्फ भारत का प्रतिनिधित्व इस मंच पे नहीं कर रहा है, वो ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिसमें तकरीबन 120 से 135 विकासशील और विकासशील देश हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस तरह के मुद्दे कितनी अपनी जगह बना पाते हैं? आपके दोनों प्रश्न का उत्तर है आई होप सो। मेरा उम्मीद है कि G7 में ये वाइटल मुद्दा जो है इसका जिक्र जरूर होगा और इस पे ध्यान दिया जाए। और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन में इसके ऊपर कुछ टिप्पणी जरूर की जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल साउथ का मुद्दा है। अब हम जब क्लाइमेट फाइनेंस या क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं उसमें अक्सर पानी छूट जाता है, पर्यावरण की बात होती रहती है, लेकिन उसमें AQI कैसे बनाया जाए, इंडस्ट्री को कैसे सुलझाया जाए, पानी के जो वेस्ट वाटर है उसको कैसे, लेकिन पानी की उपलब्धि पे काम कम होता है। और प्रॉब्लम यहां है कि आप ग्राउंड वाटर में जाते रहते हैं, वो ग्राउंड वाटर कम हो रहा है और जो रिवर वाटर है वो आपके खराब हो रहे हैं। तो इसलिए हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे हमारी रिवर वाटर्स को हम क्लीन रख सके। और
उससे फिर ये फायदा होगा कि जो ग्राउंड वाटर होता है उसका रिचार्ज हो जाता है, क्योंकि वो आजकल रिचार्ज नहीं हो पा रहा, क्योंकि लोग रिवर का पानी नहीं पी पा रहे। तो ये एक जो साइकिल है हमें ठीक करना है, और ये सिर्फ भारत में नहीं जी, पूरे ग्लोबल साउथ में ये प्रॉब्लम है। और दूसरी रही बात, क्या हम सोलर पावर से डीसैलिनेशन प्लांट लगा सकते हैं? क्योंकि अफ्रीका में देख लीजिए, उनके 25% लोग अफ्रीका में कोस्ट के, तट के 100 किलोमीटर के अंदर रहते हैं, तो उनके लिए पानी समुद्र से आ सकता है अगर आपके पास सोलर चार्ज डीसैलिनेशन प्लांट्स। अब जो यूएई, कतार, ये कंट्रीज आर रिप्रेजेंट, ये तो पूरी कंट्री ही डीसैलिनेशन प्लांट से चलती है, लेकिन वो पानी की कीमत बहुत महंगी है क्योंकि पावर बहुत महंगा है। तो हमें ये हल, टेक्नोलॉजी और अपॉर्चुनिटी दोनों को मिलाकर ये पानी की जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको हमें फेस करना। प्रोफेसर संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संजय, हालांकि अजय मिश्र की रिपोर्ट जल जैसे मुद्दे को लेकर थी कि जल संकट जो इतना बड़ा है, पेयजल की जो एक समस्या तमाम देशों के सामने है, और खासकर ग्लोबल साउथ के उन देशों के सामने जिसमें तकरीबन 135 डेवलपिंग और इमर्जिंग नेशंस है जो आते हैं अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, ओशियाना से। ऐसे में ये मुद्दे कितनी अपनी जगह बना पाते हैं, और जब बात वैश्विक चुनौतियों की होती है तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनको कुछ हद तक तमाम डेवलपिंग नेशंस ने हासिल किया है, क्या वो अब संकट पे नहीं है? उन उपलब्धियों पर एक संकट नहीं क्या दिखता है? रितु जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और वो रिपोर्ट भी बहुत ही प्रासंगिक है जब हम भारत और भारत के पड़ोस को भी देखते हैं, और खासकर जब हम वाटर सिक्योरिटी की बात करते हैं। बिल्कुल एम्बेसडर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हम सिर्फ एनवायरनमेंट और ग्लोबल वार्मिंग तक रह जाते हैं, लेकिन उसका जो सीधा प्रभाव पड़ता है वो वाटर सिक्योरिटी पे पड़ता है। देखिए, भारत में जो बेसिन वाइज अगर आप कहें कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना एक बेसिन है जो पूरे ईस्टर्न साउथ एशिया रीजन को वाटर सप्लाई करता है। उसी के साथ साथ आप ये देखिए कि इंडस वाटर बेसिन है, वो भी एक सप्लाई करता है, और उसका जो केंद्र है वो पूरा हिमालयन क्षेत्र है। तो हम कितना हिमालयन क्षेत्र को हम प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं? ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उससे कैसे हम इन चुनौतियों से हम उभर पाएंगे? ये मुझे लगता है कि ये मुद्दा इस जगह पे, फ्रांस के इस शहर में, एवियन में उठाना भारत के लिए और दक्षिणी एशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ एक पहलू और बनता है कि वहाँ पे जो मानसरोवर लेक है और जो अपर माउंटेन हिमालयन रीजन है वो चीन के प्रभुत्व में है। और चीन क्या कर रहा है, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर का मैं आपको उदाहरण दूंगा, उसमें डैम्स बना रहे हैं। अपर सियांग जो रीजन है, अपर सियांग रिवर से उसमें 5 बड़े बड़े डैम्स बना दिए। वो कभी भी पानी को डाइवर्ट कर सकता है, अवरोध कर सकता है, और उसका इम्प्लीकेशंस जो पड़ रहा है वो लोअर रिपेरियंस पे पड़ रहा है। और उसमें खासकर देखिए दो तीन मुद्दे हैं। जैसे एक तो वाटर की सैलिनिटी बढ़ रही है क्योंकि फ्लो बहुत कम हो जाता है लीन सीजन में, और मानसून में वहाँ फ्लड आने लगता है। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है पेयजल को लेके, और भारत के संदर्भ में और पूरे दक्षिणी एशिया में एक आर्सेनिक वाटर कंटेंट्स बहुत स्ट्रांग मिलता है। तो अगर कोई इस तरीके की टेक्निक्स वहां से लाई जाए कि जो आर्सेनिक कंटेंट है वाटर में, और जो ग्राउंड वाटर हम पीते हैं, उससे क्या होगा कि किसी भी तरीके की डिजीज बढ़ने का खतरा कम हो जाएगा। तो ये भी मुझे लगता है इस शहर में और इस समिट में अगर इस मुद्दे को उठाते हैं तो निश्चित रूप से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दक्षिणी एशिया की कंट्रीज हैं, उसको लिए एक राहत होगा। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अपनी मुखर आवाज रखते हैं। पूरे वो खाली भारत के बारे में नहीं सोचते, वो पूरे ग्लोबल साउथ के लिए और पूरे दक्षिणी एशियाई कंट्रीज के लिए सोचते हैं। जो तीसरा जो बड़ा इशू जो आता है कि जब आप रिवर वाटर का फ्लो होता है लीन सीजन में, तो क्या है, पूरा रिवर का मॉर्फोलॉजी खराब हो जाता है। उसका जो मिनरल कंटेंट्स हैं, जो सैलिनिटी बढ़ जाती है, उससे क्या होता है, उससे एग्रीकल्चर पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। उसी के साथ साथ माइग्रेशन बढ़ता है क्योंकि बैंक इरोजन होता है। तो बहुत मल्टी फेसिड जो इश्यूज हैं, जो चुनौतियां हैं, आज के दिन जो डेवलपिंग कंट्रीज उठा रहे हैं, वो मुझे लगता है इस मंच पर अगर उठाएंगे तो पर्यावरण के साथ साथ वाटर सिक्योरिटी और आप ये बड़ी समस्याएं अफ्रीकन कंट्रीज भी बहुत
बहुत इन चुनौतियों का सामना करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ग्लोबल कॉमन्स है और पूरे वर्ल्ड का एक इशू है। तो जहां पर एक मीटिंग हो रहा है और उसमें डेवलपिंग कंट्रीज और ग्लोबल साउथ के और ग्लोबल नॉर्थ के कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं G7 समिट में, तो मुझे लगता है इन मुद्दों को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमेशा एक प्रायोरिटी रही है, क्योंकि वो हमेशा क्लीन और ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और एक तरीके से जो एक जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स के साथ साथ जो ह्यूमन सिक्योरिटी, क्योंकि उनका कहता है कि जो भी सिक्योरिटी का इश्यू है वो राज्य केंद्रित नहीं होके, स्टेट सेंट्रिक ना होके ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए और हर तरीके की मानवता की जो समस्याएं हैं, चाहे वो वाटर सिक्योरिटी हो, एनवायरनमेंट हो, फूड हो, डेवलपमेंटल इश्यूज हो। डेवलपमेंट में भी एक बात मोदी जी हमेशा बात कहते हैं कि वो बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। जी बिल्कुल, लगातार भारत इस बात का पक्षधर रहा है कि कैसे जो बैलेंस्ड अप्रोच है वो हमें लेके चलना चाहिए। लेकिन गुरजीत जी, जब हम विकसित देशों की बात करते हैं और वहीं पर विकासशील देश, दोनों के बीच का जो अंतर है, जाहिर तौर पर अलग अलग चुनौतियां हैं, लेकिन कैसे इस अंतर को हम पाट पाएंगे, कैसे इसको हम कम कर सकते हैं? भारत जिस गति से अपनी कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, उसको ग्लोबल साउथ के कई देश एक मॉडल की तरह देखते हैं। तो भारत का जो डेवलपमेंट कोऑपरेशन मॉडल है, यही हमारा ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का आधार है। दूसरी बात है कि ग्लोबल साउथ के देश भारत में एक इमर्जिंग इकोनॉमी, एक प्लूरलिस्टिक कंट्री विद डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग वे देखते हैं। तो वो समझते हैं कि भारत हमारा मॉडल है और हम ऐसे हो सकते हैं। अब मैं मानता हूं कि कई देशों में चीन ज्यादा करता है या यूरोपियन यूनियन के देश ज्यादा करते हैं, लेकिन कोई ग्लोबल साउथ का देश ऐसा नहीं है जो कहता है कि मैं चीन बनना चाहता हूं या मैं EU का देश बनना चाहता हूं जी। लेकिन कई हैं जो समझते हैं मैं भारत जैसा बन सकता हूं। तो ये हमारा जो मॉडल है, ये ही हमारी सक्सेस है। और इसमें जो हमने दिखाया है कि चुनौतियों के बावजूद हम फूड सिक्योरिटी भारत के 1.4 बिलियन लोगों को दे सकते हैं। कोविड आया तो हमने अपनी वैक्सीन बना दी, डिजिटल इंडिया बना दी। तो ये हम पीछे पिछड़े नहीं हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी सबसे मॉडर्न नहीं है, लेकिन उसका साधन है हमारे पास कि उससे हाथ मिलाकर हम एक समस्याओं का समाधान ढूंढें जी। ये जो एटीट्यूड है, ये ग्लोबल साउथ को बहुत भाता है और मेरे को लगता है G7 के देशों को भी यही एटीट्यूड भाता है। गुरजीत सिंह, आप सही कह रहे हैं, G7 के देशों को भी यही एटीट्यूड भाता है। और क्या G7 के देश भारत को चीन के एक विकल्प के तौर पर अब देख रहे हैं? सेमीकंडक्टर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्रिटिकल मिनरल्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां चीन का प्रोटेक्शनिज्म और चीन की आक्रामकता इन क्षेत्रों में अब G7 के देशों को, विकसित राष्ट्रों को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। अब वो विकल्प चाहते हैं, तो क्या ये मौका भारत के लिए भी है कि शर्तों के लिहाज से आप उन हितों की बात करें जिसमें ग्लोबल साउथ शामिल है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है, जिसमें सर्वजन हिताय शामिल है? आपने बहुत अच्छा बताया कि भारत एक विकल्प है जो चाइना +1 सप्लाई चेन्स का ऑप्शन देता है। लेकिन ज्यादातर देश, अमेरिका हो या यूरोप हो, जापान हो, इन सबका जो निवेश है चाइना में, उसका कोई अभी कंपैरिजन नहीं कर सकता। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप वहां से निकल के हमारे पास आए। हम ये कह रहे हैं कि वहां पर जो एक्सपेंशन ना करिए, वो हमारे साथ करिए। तो ये क्योंकि यूरोपियन देश खासकर, और जब भी अभी प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना गए थे, जाहिर था कि चाइना एक राइवल ही नहीं, अब आपको चैलेंज दे रहा, आप ही की टेक्नोलॉजी, आप ही का निवेश लेकर वो आप ही के लिए दुविधा बने। तो भारत तो ये नहीं बनने वाला है। तो भारत में अगर निवेश करो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, प्रोसेसिंग लगाओ, इन्वायरमेंटल
आइडियाज को फॉलो करो, सस्टेनेबिलिटी करो, तो हम ग्लोबल साउथ में कई लोगों के साथ आपको जोड़ सकते हैं। इसलिए जो G7 के देश है वो अक्सर भारत के साथ अफ्रीका में काम करना चाहते हैं, चाइना के साथ नहीं करना चाहते जी, क्योंकि हमारी जो वैल्यू सिस्टम है उनसे मिलती है, चाइना की नहीं मिलती है। हम सिस्टमिक राइवल नहीं है, हम सिस्टमिक सपोर्ट बेस्ड, और ये हमारी ताकत है। जी, प्रोफेसर संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संजय, एक बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। G7 के शिखर सम्मेलन में शामिल होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ये घोषणा करके आए हैं कि ईरान के साथ समझौता लगभग तय है, शुक्रवार का इंतजार किया जा रहा है, ऐसे में आप कैसे देखते हैं एक तो उस समझौते के ऐलान के बाद सीधे G7 के मंच पर, क्योंकि G7 का मंच वो मंच डोनाल्ड ट्रंप के लिए होने जा रहा था जहां कई बड़े सवाल अमेरिका की तरफ ही इशारा कर रहे थे, क्योंकि बड़ी चुनौतियां अभी जो मौजूदा हालात वैश्विक बने हैं आर्थिक मोर्चे पर, वो अमेरिका की ही देन कहे जा रहे हैं। देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि अभी डील पे साइन होना बाकी है, और डील में क्या प्रोविजंस होंगे, जिसमें एक न्यूक्लियर इश्यूज है, वो जो न्यूक्लियर संवर्धन की बात है वो किस तरीके से ईरान उसको लेता है। लेकिन ये बात मान के चलिए कि 4 फॉल्ट लाइन है और भारत के लिए चारों फॉल्ट लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला जो फॉल्ट लाइन आप ये मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को और ग्लोबल साउथ की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा प्रभावित करते हैं। तो निश्चित रूप से एक उम्मीद होगा, क्योंकि भारत हमेशा ये बात के लिए जोर देता है कि ये युद्ध का समय नहीं है, हमको पीसफुली डायलॉग के माध्यम से हमको हर कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना चाहिए, और हमारे लिए ऊर्जा महत्वपूर्ण है। दूसरा जो फॉल्ट लाइन एक क्रिएट हो रहा है जो साउथ चाइना सी में हो रहा है, वो निश्चित रूप से मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं और फ्री नेविगेशनल राइट्स की बात करते हैं। तो उसका भी मुद्दा जो ग्लोबल साउथ के सभी कंट्रीज कनेक्टिंग है वो एक मुद्दा है। जो तीसरा फॉल्ट लाइन है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को भी रखेंगे, वो जो हमारे सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान और तालिबान और पाकिस्तान का जो टेररिज्म और फंडामेंटलिज्म जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है और भारत जैसे देश उसके विक्टिम है, तो निश्चित रूप से ये तीसरा जो फॉल्ट लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, जो उसकी जो नॉन वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स है उसकी सुरक्षा की बात करेंगे। और जो चौथा फॉल्ट लाइन क्रिएट हो गया यूक्रेन रशिया के बीच में और वो यूरोप तक बढ़ता जा रहा है, वो निश्चित रूप से व्यापार और ट्रेड पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो अब जिस तरीके की जो भू राजनीतिक चुनौतियां हैं, एक तरफ उनको रखिए और दूसरी तरफ जिस तरीके से, क्योंकि अब कोई फिजिकल और कॉन्टैक्ट वाला वॉर नहीं हो रहा, अब सिर्फ एयर वॉरफेयर हो रहा है, मिसाइल्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो ये जो टेक्नोलॉजी का जो दौर आ गया, इसमें मानव सुरक्षा कितनी महफूज रह पाएगी इंपॉर्टेंट है। और जो AI और टेक्नोलॉजी का जमाना में हम कितना अपने आप को बैलेंसिंग अप्रोच रख पाएंगे। तो जो 6 मुख्य सुरक्षा मुद्दे हैं, जिसमें जल संकट की बात है, पर्यावरण संकट की बात है, समुद्री सुरक्षा की बात है, खाद्य सुरक्षा की बात संजय जी, स्वास्थ्य सुरक्षा की बात है और ऊर्जा सुरक्षा। तो ये सारे इस जगह जो अभी सबमिट हो रहा है, इसमें मुझे लगता है ये अहम है, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का ही विचार नहीं, पूरे ग्लोबल साउथ के विचार को मुख्य रूप से आगे रखेंगे। और मुझे लगता है इन अहम मुद्दों पर हम देखेंगे किस तरीके से जो खास विचार हैं प्रधानमंत्री के वो निकल के आएंगे, उनसे भी हमारे दर्शकों हैं उनको रूबरू कराएंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, बहुत जल्द लौटते हैं।